Yeah, good morning, online students. Getting my voice, getting my screen. हाँ जी, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट टिल नाउ? कोई डाउट नहीं है? टू क्वेश्चंस, यस मनोज. Getting file not found error, no such file or directory, temp file 1.txt. तो इसमें आपको अपने कंप्यूटर में पहले एक टेम्प फोल्डर बनाना पड़ेगा डी ड्राइव में, और उसमें फाइल 1 बनानी पड़ेगी. ठीक है, पायरेटेड MS ऑफिस, पायरेटेड फाइल इनपुट आउटपुट, मेरा भी डाउट है. हाँ जी, तो यस अमन, आप भी डाउट बताओ अपना. F इक्वल्स टू ओपन. राइट मोड में क्या होता है? राइट मोड में अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, राइट मोड में अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो नई फाइल बन जाती है, और रीड मोड में अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो एरर आ जाती है. ठीक है मनोज, तो अगर मैंने यहाँ पे फाइल 1 की जगह फाइल का नाम दे दिया फाइल 21 और मैंने रन किया प्रोग्राम को, तो मेरे पास एरर आ जाएगा फाइल नॉट फाउंड एरर. ठीक है, तो रीड मोड में जब आप फाइल को ओपन करते हो तो फाइल पहले से उस लोकेशन पे होनी चाहिए. आपके कंप्यूटर में टेम्प फोल्डर, या पहले एक फोल्डर बनाओ या डायरेक्टली डी ड्राइव में रखो और उसके अंदर फाइल बनाओगे, तभी वो रीड हो पाएगी, नहीं तो रीड नहीं हो पाएगी. गॉट इट मनोज? हाँ जी, नेक्स्ट डाउट किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजो. ठीक है, ट्राई कर लेना दोबारा. ठीक है, और 1% एरर आ सकती है आपकी कि अगर आपने यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश लगाया होगा तो वहाँ पे बैकवर्ड स्लैश में कभी कभी एरर आती है, तो आप आर लगा दो, उससे पहले स्ट्रिंग आपकी रॉ स्ट्रिंग बन जाएगी. यूनिकोड एरर है तो आप आर लगा दो फिर. ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ आपकी एरर एग्जैक्टली. फाइल नॉट फाउंड एरर, ये वाली जो आपकी एरर आ रही है फाइल नॉट फाउंड, वो तो तभी आती है जब फाइल मिलती नहीं है. ठीक है मनोज, जो आपने शेयर की है. और दूसरी यूनिकोड एरर आती है जब आपके पास आपने बैकवर्ड स्लैश लगाया है और बैकवर्ड स्लैश एस्केप कैरेक्टर का काम करता है. ठीक है, F इक्वल्स टू ओपन डेमो डॉट txt, रीड मोड में प्रिंट डेटा एरर शो कर रहा है. हाँ जी, तो इसमें भी क्या है, विल इट वर्क ऑन लॉन्ग एड्रेस ऑल्सो एज फाइल इज सेव्ड इन माई मैनी फोल्डर्स? हाँ, वर्क करेगा बिल्कुल. ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, आपको पाथ फिर कॉपी करो आप. अगर आपके पास किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे डी ड्राइव में, ठीक है, मेरे पास डी ड्राइव में लर्निंग वीके के अंदर, पाइथन के अंदर, प्रोजेक्ट्स के अंदर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंदर एक फाइल है, तो आप टाइप मत करो पूरे पाथ को. फिर आप ऊपर जाओ, कंट्रोल C और वहां पे पेस्ट करो और बैकवर्ड स्लैश लगा के फाइल का नाम .txt दे दो. ठीक है, तब आप कॉपी कर लो पाथ को. राइट मनोज? और अमन, जो आपका क्वेश्चन है, आई कॉपीड फ्रॉम पाथ फ्रॉम एक्सेल फाइल, पाथ फ्रॉम एक्सेल फाइल. ठीक है, बैक स्लैश ही एरर बताता है. हाँ जी, यस मनोज. ठीक है, और दूसरा अमन का डाउट है, आई मीन डॉक्यूमेंट लोकेशन. ठीक है, डेटा इक्वल्स टू f डॉट रीड प्रिंट डेटा. प्रिंट की स्पेलिंग गलत है, P कैपिटल है, स्मॉल कर दो इसको. ठीक है, डेटा यहाँ पे आपने कैपिटल लिया है, यहाँ पे स्मॉल लिया है डेटा. F यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ स्मॉल है. F इक्वल्स टू ओपन. तो अगर आप फाइल का पाथ नहीं देते हो ओपन के अंदर, तो फाइल आपकी करंट डायरेक्टरी में होनी चाहिए. ठीक है, मैं करंट डायरेक्टरी में चलता हूँ. यहाँ पे मैंने करंट डायरेक्टरी ओपन करी, ओपन इन एक्सप्लोरर, और करंट डायरेक्टरी में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्या, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे एक फाइल बना दी डेमो नाम से. ठीक है, इसके अंदर कुछ डेटा लिख दिया हेलो, और इस फाइल को मैंने
डेटा लिख दिया हेलो, कंट्रोल एस सेव कर दिया और फाइल को बंद कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे आया और मैंने फाइल को क्लोज कर दिया। demo.txt कहाँ पे है? करंट डायरेक्टरी में, जहाँ पे मेरा अगस्त 24 बैच वाला फोल्डर है उसके अंदर मेरे पास डेमो फाइल है। अब मैं रन करूँगा तो मेरे पास हेलो रीड हो जाएगा। ठीक है अमन? अगर आप पाथ दे रहे हो तो आपकी फाइल किसी भी लोकेशन पे आपने पूरा पाथ दे दिया, और अगर आपने पाथ नहीं दिया तो फाइल आपकी करंट डायरेक्टरी में होनी चाहिए। जैसे हम इंपोर्ट करते हैं मॉड्यूल को, हमने मॉड्यूल बनाया माई फाइल 4, माई फाइल 1, ये मॉड्यूल कहाँ पड़ा हुआ है? करंट डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है, तो आप उसको इजिली इंपोर्ट कर सकते हो। पाथ से करना है, पाथ से कर लेते हैं। हमने क्या किया, करंट डायरेक्टरी में गए, राइट क्लिक, किसी भी फाइल पे राइट क्लिक करो, ओपन इन एक्सप्लोरर पे जाओगे। आपकी करंट डायरेक्टरी क्या है? माई कंप्यूटर में, सी ड्राइव में, यूजर्स में, विकास में, पाईचैम प्रोजेक्ट्स के अंदर अगस्त 24 बैच है। कंट्रोल सी, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसमें पाथ में क्या था? बैकवर्ड स्लैश आते हैं, तो यहाँ पे देखो बैकवर्ड स्लैश जो हाईलाइट हो रहा है, इसका मतलब ये कोई ना कोई एस्केप कैरेक्टर का काम कर रहा है। तो आप इससे पहले आर लगा लो और उसके बाद अगस्त 24 बैच के आगे आपने बैकवर्ड स्लैश demo.txt रीड मोड में फाइल को ओपन किया। अब आपने रन किया तो फाइल के अंदर हेलो लिखा हुआ था, ये हेलो आ गया। ठीक है अमन? तो करंट डायरेक्टरी में है तो पाथ देने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप दोगे तो कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन बैकवर्ड स्लैश है अगर आपके पास पाथ में, तो आप बेटर है कि पहले आर लगा के रॉ स्ट्रिंग बना लो स्ट्रिंग को अपनी। ठीक है, और कोई मनोज आपका कोई डाउट है? आई कॉपीड फ्रॉम पाथ फ्रॉम एक्सेल फाइल। अगर आप एक्सेल की फाइल पे काम करना चाहते हो तो बेटर है कि आप पांडाज लाइब्रेरी, आपको डेटा एनालिटिक्स में पढ़ाई जाएगी, आप उसको यूज कर लो। फिर भी कोर पाइथन से अगर आप जो है एक्सेल की फाइल पे काम करना चाहते हो तो मैं थोड़ा सा आइडिया आप लोग को दे देता हूँ। टेम्प फोल्डर में आपने एक फाइल बना ली, न्यू एक्सेल डॉक्यूमेंट, ठीक है, और इसका नाम दे दिया आपने जो है फाइल 1 भी दे सकते हो क्योंकि एक्सेल की है, बाकी मैंने फाइल 7 दे दिया इसका नाम। और इस फाइल को ओपन किया, इसके अंदर कुछ डेटा रख दिया, आईडी, नेम, एज 10, 20, 30, विकास, अनिल, अमित 39, 41, 45। ठीक है, ये मेरे पास एक एक्सेल है, कंट्रोल एस, मैंने फाइल को सेव कर दिया, बंद कर दिया। फाइल 7, इसका एक्सटेंशन देख लो एक बार, फाइल का एक्सटेंशन क्या है? .xlsx एक्सटेंशन है। ठीक है, xlsx जो लेटेस्ट एक्सटेंशन है एक्सेल फाइल का वो होता है xlsx। तो आप अपने प्रोग्राम में गए और आपने यहाँ पे f इक्वल्स टू ओपन रॉ स्ट्रिंग डी ड्राइव में टेम्प फोल्डर के अंदर फाइल 7.xlsx फाइल है, उसको रीड मोड में ओपन कर लिया। ठीक है, प्रिंट f.रीड। ठीक है, आप रन करोगे तो आपके पास जो है पूरा डेटा रीड हो जाएगा। फाइल नॉट फाउंड एरर, फाइल 7 की स्पेलिंग गलत हो गई, FILE फाइल 7.xlsx। रन किया, रॉ स्ट्रिंग can't decode byte characters maps to undefined। हाँ, तो ये xlsx फाइल है, सेम टाइप ऑफ एरर आई गॉट। ठीक है, तो xlsx एरर है, एक्चुअली क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी मोनोपोली चलाता है, अपनी डेटा को रीड नहीं करने देता है ऐसे। ठीक है, तो उसके लिए थर्ड पार्टी एपीआईज बनी हुई है जो आपकी पांडाज लाइब्रेरी ये सब यूज करती हैं एक्चुअली। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप खुद अपनी फाइल बनाओगे, गॉट इट, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी खुद फाइल बना लोगे तो उसमें भी आपको जो माइक्रोसॉफ्ट है वार्निंग देगा कि ये फाइल माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बनाई, किसी और सोर्स से बनी है। जैसे आपने कोई फाइल ओपन करी, फाइल 8.xlsx, किस मोड में? राइट मोड में, और इसके अंदर f.write कुछ डेटा राइट कर दिया, आईडी /t, नेम /t, एज /t, आईडी, नेम, एज और मोबाइल नंबर। ठीक है, डेटा राइट कर दिया और इसको आपने रॉ स्ट्रिंग ले लिया, आईडी, नेम,
एज, अच्छा रो स्ट्रिंग नहीं लिया, आईडी नेम एज मोबाइल नंबर, और बैकवर्ड स्लैश एन, मोबाइल नंबर हटा देते हैं बड़ा हो जाएगा थोड़ा, बैकवर्ड स्लैश एन आईडी में 10, नेम में बैकवर्ड स्लैश टी, नेम में विकास, एज में बैकवर्ड स्लैश टी 39। ठीक है, इस तरह से आप बैकवर्ड स्लैश एन बैकवर्ड स्लैश टी डेटा लगा के आपने किया और यहाँ पे आपने फाइल में डेटा को राइट कर दिया और लास्ट में फाइल को क्लोज कर दिया। एक और डाउट है पूछना है। हाँ जी, रन किया मैंने, ठीक है, मेरी फाइल रन हो गई। यहाँ पे मैं गया अपने प्रोग्राम में, टैम फोल्डर के अंदर फाइल 8 आ गई। ठीक है, आपने इस फाइल को ओपन किया तो देखो आपकी एक वार्निंग आ रही है ये, अच्छा एरर ही आ रही है, एक्सेल कांट ओपन द फाइल 8.xls बिकॉज द फाइल फॉर्मेट और फाइल एक्सटेंशन नॉट वैलिड, वेरीफाई दैट द फाइल हैज नॉट बीन करप्टेड एंड दैट द फाइल एक्सटेंशन मैचेस द फॉर्मेट ऑफ द फाइल। ठीक है, तो XLSX जो है लेटेस्ट वर्जन है, आप बेटर है कि इसको XLS में बना लो, फिर XLS में बना के देख लो एक बार। रन किया, फाइल 8 में गए, ये XLS एक्सटेंशन आ गया, इसको ओपन किया, द फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन फाइल डज नॉट मैच द फाइल कुड बी करप्टेड ऑन सेव अनलेस यू ट्रस्ट इट्स सोर्स। अभी वार्निंग दे रहा है, यहाँ पे लेफ्ट में वार्निंग का साइन आ रहा है, एरर का साइन नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर ट्रस्ट है इस सोर्स का तो खोल लो, नहीं तो मत खोलो, ये वायरस हो सकता है, ये माइक्रोसॉफ्ट बताना चाह रहा है। आपने यस कर दिया, फाइल ओपन हो गई, उसके अंदर डेटा आपका फीड हो गया। ठीक है, तो XLSX क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट एक्सटेंशन है, तो उसको माइक्रोसॉफ्ट आपको पाइथन से टच करने नहीं दे रहा, उसमें एरर बता दे रहा है फाइल में। ठीक है, लेकिन XLS ओल्ड एक्सटेंशन है, XLS जो एक्सटेंशन बना हुआ है वो कंपेटेबिलिटी के लिए बना हुआ है। ठीक है, जब आप किसी एक्सेल की फाइल को सेव एज करते हो, एक्सेल की फाइल को सेव एज करते हो और ब्राउज करके, बाय डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन होता है वो XLSX होता है। ठीक है, अगर आप एक्सेल वर्कबुक बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन आएगा XLSX आएगा, लेकिन इसमें एक एक्सटेंशन है एक्सेल 97 to 2003 वर्कबुक। तो ये क्या है कि अगर आपके पास एक्सेल में, एक्सेल के 1997 वर्जन में, 1998 वर्जन में, 2000 वर्जन में, 2001 वर्जन में, 2003 वर्जन में, किसी भी वर्जन में फाइल है, तो अगर आपके कंप्यूटर में एक्सेल का 97 वर्जन इंस्टॉल्ड है तब भी आपकी ये वाली फाइल ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास आपके कंप्यूटर में पाइथन का एक्सेल का 97 वर्जन है और आप XLSX फाइल को खोलने की कोशिश करोगे जो कि लेटेस्ट वर्जन है, तो फाइल नहीं खुलेगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आप अपनी कोई एक्सेल की फाइल बनाओ और वो प्रीवियस वर्जन्स को भी एक्सेल के सपोर्ट करे, तो आप उसको सेव एज में 97 to 2003 सेव करके शेयर करो दूसरे लोगों के साथ। अगर आपको अपने कंप्यूटर में यूज करना है आप XLSX रखो, लेकिन दूसरे के साथ अगर कोई एक्सेल फाइल शेयर कर रहे हो तो प्रेफरेंस होना चाहिए कि आपकी फाइल का एक्सटेंशन XLS होना चाहिए, यानी कि 97 2003 कंपेटेबल फाइल होनी चाहिए कि दूसरा बंदा जो आपकी फाइल को यूज कर रहा है उसके पास अगर एक्सेल का ओल्डर वर्जन है तब भी आपकी फाइल वो ओपन कर पाए। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, हाँ जी, मनोज गॉट इट? वन इफ पाथ हैज 2 बैकवर्ड स्लैशेस फॉर शोइंग ड्राइव, यस, तो पाथ के पास 2 है तो आप कोई बात नहीं 2 ले लो। ठीक है, आपके पास देखो पाथ में कंट्रोल C, पाथ में 2 फॉरवर्ड स्लैश हो, बैकवर्ड स्लैश हो, पाथ जो है वो सब पे काम करता है। मैंने क्या किया, फाइल में F ड्राइव में ओपन किया, D ड्राइव में फाइल 9.txt किस मोड में, राइट मोड में। ठीक है, तो आपने फाइल 9 इस तरह से बना लो, फॉरवर्ड स्लैश लगा के बना लो, बैकवर्ड स्लैश अनसपोर्टेड ऑपरेशन नॉट रीड, अच्छा ऊपर वाला कोई, अच्छा f.read है। ठीक है, f.close। तो अगर आप फाइल को आप जो है फॉरवर्ड स्लैश बना के लगा लो, बैकवर्ड स्लैश से लगा लो, एक बैकवर्ड स्लैश है, एक फॉरवर्ड स्लैश है, 2 बैकवर्ड स्लैश है, सब पे आपकी फाइल बनेगी, कोई चैलेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो पाथ आपका इस तरह से बना हुआ है, वो विंडोज की प्रॉपर्टी है, पाइथन की प्रॉपर्टी नहीं है कि पाथ कैसे देना है आपको, राइट? ठीक है, गेट मेथड बता दीजिए डिक्शनरी में। डिक्शनरी में जो गेट मेथड है वो क्या काम करता है आपके जो ठीक है, D इक्वल्स टू 1:10, 2:20, 3:30।
डिक्शनरी का जो गेट मेथड है वो वही काम करता है, डी डॉट गेट ब्रैकेट में आप की पास करोगे 2 तो वैल्यू दे देगा, आप डायरेक्टली भी डी स्क्वायर ब्रैकेट 2 पास करोगे तो भी वैल्यू दे देगा। तो गेट मेथड से भी आप वैल्यू रिसीव कर सकते हो की पास करके, और की के डिक्शनरी के स्क्वायर ब्रैकेट में की पास करके भी वैल्यू आप ले सकते हो। कोई डाउट है इसमें अमन आपको? कोई डाउट है? राइट मनोज, और कोई डाउट है आपका? ठीक है, तो एक टॉपिक आपका बीच में बचा हुआ है, विल ट्राई अगेन, राइट, सेट एंड फ्रोजन सेट। ठीक है, तो सेट फ्रोजन सेट आपका रेयरली यूज होता है इंडस्ट्री में, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि पाइथन में पहले से बना हुआ डेटा टाइप है सेट एंड फ्रोजन सेट। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे GUI प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप। ठीक है, जीनियस है पर हेट्रोजीनियस है। ठीक है, तो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप। सेट इज म्यूटेबल इन नेचर। ठीक है, सेट आपका म्यूटेबल होता है नेचर में, मीन्स सेट के एलिमेंट्स मॉडिफाई हो सकते हैं। अगर आपके सेट एलिमेंट्स कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो सेट का बेस एड्रेस चेंज नहीं होता। ठीक है, म्यूटेबल इन नेचर है। सेट के अंदर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज, राइट, सेट कैन हैव ओनली यूनिक वैल्यूज। ठीक है, सेट के अंदर केवल यूनिक वैल्यूज अलाउड है, डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड। दैट इज डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड। ठीक है, नंबर 4, सेट को कैसे क्रिएट करते हैं? सिंटैक्स क्या है? करली ब्रेसेस में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स आते थे, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज आती हैं। ठीक है, नंबर 5, सेट कैन हैव ओनली यूनिक वैल्यूज। सेट इन सेट डेटा इज स्टोर्ड इन द बैकग्राउंड थ्रू हैशिंग algorithms so set can have only unique values, duplicate values are not allowed in set. ठीक है, and we can't access set elements through index or any other way. ठीक है, that is set is an unordered collection of data. ठीक है, तो याद रखना है जहां पे भी आपका डेटा हैशिंग की फॉर्म में सेव होगा, तो हैशिंग का मतलब क्या है कि जो आपकी सेट की वैल्यूज हैं वो बैकग्राउंड में इंडेक्स का काम करेंगी, हैशिंग एल्गोरिथम से बैकग्राउंड में इंडेक्स का काम करेंगी। तो आपके पास ये डिक्शनरी के अंदर डुप्लीकेट कीज नहीं हो सकती थी, वैसे सेट में भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं हो सकती। ठीक है, डिक्शनरी में भी जो कीज है वो हैशिंग एल्गोरिथम से बैकग्राउंड में सेव होती हैं। तो आपके पास डिक्शनरी के भी जो आइटम्स हैं वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, तो सेट के भी एलिमेंट जो है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। ठीक है, तो अगर आप कोई सेट बना रहे हो, कैसे बनाओगे सेट? S इक्वल्स टू, ठीक है, करली ब्रेसेस में 10, 20, 30, 40, प्रिंट S, प्रिंट टाइप ऑफ S। ठीक है सर, सेट में हम लिस्ट और डिक्शनरी के अंदर वैल्यू दे सकते हैं। लिस्ट और डिक्शनरी, यहाँ आपके पास लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ हेटेरोजेनियस डेटा टाइप, तो सेट के एलिमेंट, लिस्ट के एलिमेंट, डिक्शनरी की जो वैल्यूज हैं वो किसी भी टाइप की हो सकती हैं, इवन सेट टाइप की, डिक्शनरी टाइप की, किसी भी टाइप की हो सकती है। सेट में आप लिस्ट में देना चाहते हो दे दो, डिक्शनरी लिस्ट,
है, नीचे से पहला है ना, लेकिन वो प्रेस नहीं हो रहा। मेरी जो उंगलियां ना थोड़ी, हाँ थोड़ी उंगलियां मेरी मोटी हैं, ज़्यादा खाता हूँ मैं। चला नीचे से पहला ना, यही है। तो ये लोग कैसे चलाते हैं सुबह आके? ऑनलाइन स्टूडेंट्स वेट करना है 1 मिनट। कुछ कॉन्सेप्ट है उसमें। हाँ जी, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास अगर हम सेट बना रहे हैं 40, 30, 20, कितने एलिमेंट्स हैं सेट में? कितने एलिमेंट्स हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कितने एलिमेंट्स हैं? लेंथ चेक कर लेते हैं। लेंथ ऑफ एस, लेंथ चेक कर लेते हैं। रन किया हमने तो लेंथ कितनी आई? 4। डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड इन सेट। ठीक है, सेट के अंदर केवल यूनिक वैल्यूज होती हैं। आप डुप्लीकेट वैल्यू दोगे तो आपकी ओवरराइट हो जाएंगी। राइट अमन, राइट मनोज। ठीक है, तो हमारे पास जो है सेट क्या है? क्लास सेट है, और ये क्लास सेट के अंदर वैल्यूज हैं। कैसा डेटा है? अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। कलेक्ट डेटा का ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर होता तो आप उसको इंडेक्स से एक्सेस कर सकते थे। अगर होता है कि ये 0th एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट, एक ऑर्डर होता तो आप से एक्सेस कर सकते थे कि S²0, S²1। ऑर्डर नहीं है, आपका डेटा जो है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। तो सेट के अंदर जो डेटा होता है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। हैशिंग के थ्रू आपका डेटा बैकग्राउंड में सेव होता है, और आपके पास जो है एलिमेंट जब आप यहाँ पे सेव करते हो तो आपके पास उसके अंदर केवल यूनिक वैल्यू सेट के अंदर अलाउड होती है। कोई डाउट है? जैसे सेट है वैसे ही फ्रोजन सेट है। फ्रोजन सेट भी लिख लेते हैं। सेट के बारे में हमने लिख लिया, Ctrl+C। सर ऑफलाइन सिस्टम ठीक करवाने के लिए कहाँ जाएं दिल्ली में? एनी आइडिया? सिस्टम स्टार्ट नहीं हो रहा। कहाँ रहते हो उमेश आप? मुखर्जी नगर रहते हो। मुखर्जी नगर में बहुत सारी शॉप्स होंगी। ठीक है, और सॉरी अशोक नगर रहते हो आप। ठीक है, अशोक नगर ये सेटपा के पास वाला है। दिल्ली में 2 अशोक नगर है पास वाला। ठीक है, तो आपके पास मैंने कल ना संतोष सर का नंबर दिया था, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप करना, मैं दे दूंगा। नोएडा में हम लोग जो है सेक्टर 18 में एक डीलर से सही कराते हैं। ठीक है, आप उसके पास जाना, बोल देना सेटपा वाले ने भेजा है, या पहले बताना ठीक कराना है, जो रेट बताएगा फिर बोलना सेटपा वाले ने भेजा है, क्या डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो आप संतोष सर को बोलना, वो आपको नंबर दे देंगे, या मैं देख लूंगा। पार्ट्स तो नहीं निकाल लेगा, उम्मीद तो नहीं है। काफी टाइम से हम लोग काम, यही बिल्कुल ऐसा ही डाउट होता है, इसलिए मैं आपको नेहरू प्लेस नहीं भेज रहा। ठीक है, चलो, तो हमारे पास सेट इज अ कलेक्शन ऑफ हेटेरोजेनस डेटा टाइप। सेट इज म्यूटेबल नेचर। ठीक है, सेट की हम बात कर रहे हैं। सेट के बाद हम आते हैं फ्रोजन सेट के ऊपर। फ्रोजन सेट, आर यू देयर? राइट। कलेक्शन ऑफ फ्रोजन सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ हेटेरोजेनियस डेटा टाइप है। हेटेरोजेनियस का मतलब एलिमेंट्स आपके अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है उमेश, सेट फ्रोजन सेट इज इम्यूटेबल इन नेचर। जैसे लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है कि लिस्ट आपका म्यूटेबल होता है, टपल इम्यूटेबल होता है। बाकी डेटा ऑलमोस्ट वैसा, सारी प्रॉपर्टी सेम रहती है लिस्ट और टपल की।
बस म्यूटेबल और इम्यूटेबल का डिफरेंस है, वैसे ही सेट और फ्रोजन सेट में भी सारी प्रॉपर्टीज सेम है, बस आपका म्यूटेबल और इम्यूटेबल का डिफरेंस है। इन फ्रोजन सेट डेटा इज रिकॉर्ड इन द बैकग्राउंड, बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम चलेंगी। डेटा इज स्टोर्ड इन द बैकग्राउंड थ्रू हैशिंग एल्गोरिथम। सेट कैन हैव, फ्रोजन सेट कैन हैव ओनली unique values, that is duplicate values are not allowed, and we can't access frozen set elements through indexing। ठीक है, फ्रोजन सेट के एलिमेंट्स हम लोग इंडेक्सिंग से एक्सेस नहीं कर सकते, और एनी अदर वे सेट इज फ्रोजन सेट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। कर सकते हैं लिस्ट में, टपल में नहीं। हाँ जी, यहाँ पे भी ऐसा पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए मेथड्स बने हुए हैं। ठीक है, अभी मैं डिस्कस करता हूँ कुछ मेथड्स के बारे में। सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स बनाने, फ्रोजन सेट बनाने के लिए, लिस्ट बनाने के लिए कैसे लिस्ट बनाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में एलिमेंट्स को पास करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग बनाना है तो सिंगल डबल ट्रिपल कोट्स में पास करते हैं। आपको डिक्शनरी बनानी है तो करली ब्रेसेस में की वैल्यू पर कॉलन लगा के पास करते हैं। लेकिन फ्रोजन सेट बनाने के लिए कोई रेडीमेड सिंटेक्स नहीं है, केवल आप टाइप कास्टिंग से ही फ्रोजन सेट बना सकते हो। ठीक है, तो कैसे बनाओगे फ्रोजन सेट? टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं? डेस्टिनेशन टाइप का नाम और ब्रैकेट में इटरेटर पास कर दोगे, तो आपका जो डेटा है वो फ्रोजन सेट में, कोई लिस्ट पास कर दी, टपल पास कर दिया, सेट पास कर दिया, तो वो फ्रोजन सेट में कन्वर्ट हो जाएगा। डन है? ठीक है, तो फ्रोजन सेट बनाने के लिए कोई सिंटेक्स नहीं है। तो अगर आपको फ्रोजन सेट बनाना है, मान लिया आपके पास क्या है, ये एस क्या चीज है, किस टाइप का डेटा है एस? यहाँ पे सेट टाइप का। ठीक है, एस का अगर आप टाइप चेक करोगे तो क्या आएगा? सेट आएगा। आप इसको क्या करना चाहते हो? फ्रोजन सेट बनाना चाहते हो, तो क्या लिख सकते हो? एफ इक्वल्स टू फ्रोजन सेट और ब्रैकेट में एस। ठीक है, यहाँ पे सेट है, ऐसे ही अगर आप टपल में पास करना चाहते हो, प्रिंट एफ, प्रिंट टाइप ऑफ एफ, प्रिंट लेंथ ऑफ एफ। ठीक है, ये आपने फ्रोजन सेट बना लिया, रन किया, तो आपके पास टाइप आ गया फ्रोजन सेट। ये लिखा हुआ है फ्रोजन सेट स्मॉल ब्रैकेट करली ब्रेसेस, ऐसा कुछ सिंटेक्स आपको शो कर रहा है, पर इस सिंटेक्स से आप फ्रोजन सेट नहीं बना सकते। टाइप कास्टिंग हो गया। हाँ जी, क्लास फ्रोजन सेट, और यहाँ पे लेंथ कितनी है? 4 है। डन है? तो फ्रोजन सेट बनाने के लिए आपको जो है टाइप कास्टिंग ही करनी पड़ेगी, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और आप टाइप कास्टिंग में डेटा आप किसी दूसरे फॉर्मेट का लेना चाहो, आपने मान लिया लिस्ट ले लिया, और लिस्ट को आपने टाइप कास्ट कर दिया, यहाँ पे लिस्ट बना लिया, स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया, तो भी आपका डेटा टाइप कास्ट हो जाएगा फ्रोजन सेट के अंदर। डन है? एक्सप्लिसिट भी बोल सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? किसी कोई क्वेश्चन है? तो फ्रोजन सेट बनाने के लिए कोई सिंटेक्स नहीं है आपके पास। वेयर दीज आर यूज, सेट एंड फ्रोजन सेट, अभी बता रहा हूं बेटा। ठीक है, तो सेट और फ्रोजन सेट कहां पे यूज होते हैं? सेट एंड फ्रोजन सेट आर यूज्ड इन एप्लीकेशंस लाइक सेट थ्योरी। मैथ्स में आपने शायद एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा सेट थ्योरी, जिसके अंदर आपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी। कौन कौन सी? यस, यूनियन, इंटरसेक्शन, इस तरह की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी। तो जहां पे सेट थ्योरी की जरूरत है किसी मैथमेटिकल एल्गोरिथम में, मशीन लर्निंग में, एआई में, कहीं पे अगर आपको सेट थ्योरी की मैथमेटिक्स की जरूरत है, तो वहां पे आप सेट और फ्रोजन सेट को यूज कर सकते हो, जो कि रेयर होती, रेयरेस्ट आएगा। इसलिए सेट फ्रोजन सेट पढ़ने की उतनी नीड नहीं है, आपके इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे इसके। ठीक है, सेट और फ्रोजन सेट केवल और केवल पाइथन में कहाँ यूज होता है? सेट इज यूज्ड टू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज फ्रॉम अ डेटा। अगर आपसे पाइथन में एक क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में कि आपके पास एक इटरेटर है, एक डेटा है, मान लिया एक टपल है जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, लिस्ट है, या टपल लिस्ट ले लेते हैं, चलो लिस्ट ज्यादा पॉपुलर है। लिस्ट है, लिस्ट के अंदर डेटा है 1 2 3 4 3 2 5 6 7 4 3 2 1। ठीक है, आपके पास लिस्ट में एक डेटा है, आपको बोला जाता है क्या कर दो इसको। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं, वेरी गुड। ठीक है, किसी का नाम राम है तो भगवान राम थोड़ा ना बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक टपल बनाया और उसका नाम दे दिया एल, तो लिस्ट नहीं बनेगा वो, राइट। ठीक है, सजेशन, तो एल इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिस्ट बना दिया, और अब मैंने क्या किया, प्रिंट किया एल को। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मुझे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इस लिस्ट के अंदर क्या करो, आपको डुप्लीकेट वैल्यूज को डिलीट करना है।
कैसे कर सकते हो? पहले सेट में टाइपकास्ट कर लो, ठीक है, प्रिंट एस, और फिर वापस लिस्ट में टाइपकास्ट कर दो, लिस्ट ब्रैकेट एस और प्रिंट एल। तो जो एल फाइनल नई लिस्ट बनेगी वो उसके अंदर केवल यूनिक वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होती। डन है? तो की है, बिना सेट करना तो लूप लगाना पड़ेगा आपको। लिस्ट के अंदर आपको सारे मेथड्स पता हैं कौन कौन से, ठीक है। अगर एलिमेंट्स रिमूव करने हैं तो पॉप और रिमूव मेथड अवेलेबल है, आप रिमूव मेथड यूज करो। फॉर लूप लगाओ, सबसे पहले पहला एलिमेंट उठाओ और आगे वाले सबसे कंपेयर कराओ। फॉर लूप लगाओ, पहला एलिमेंट उठाओ, आगे वाले सबसे कंपेयर कराओ, और जहां डुप्लीकेट एलिमेंट आ जाए आगे वाले को रिमूव कर दो। फिर दूसरा उठाओ, तीसरा उठाओ, चौथा उठाओ, ऐसे आप मैनुअली रिमूव कर सकते हो अपना लूप लगा के। डन है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट है? कोई डाउट नहीं है? एक बार मैं ट्राई करता हूं। शीशे निकल ना जाए, शीशे से हाथ लगा के रखो। हो गया? चेंज कर लेगा, सीट चेंज कर लो ना आप लोग, ठीक है। जिसको ठंड लगती है वो पीछे जाके बैठो, मेरी तरह। मैं सबसे दूर बैठता हूँ क्लास में। हाँ जी, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। तो S इक्वल्स टू आपके पास एक सेट है जिसके अंदर डेटा है 10, 20, 30, 40, 50। S1 एक सेट है, S2 दूसरा सेट है, ठीक है, जिसके अंदर डेटा है 30, 40, 50, 60, 70। R इक्वल्स टू S1 डॉट क्लियर मेथड क्या करेगा? सेट के अंदर एलिमेंट्स को क्लियर कर देगा। क्या बना देगा? एम्प्टी सेट बना देगा। ऐड क्या करेगा? S1 डॉट ऐड ब्रैकेट में 5, ठीक है। S1 डॉट ऐड ब्रैकेट में 5, प्रिंट S1 कॉमा ID ऑफ S1, प्रिंट S1 कॉमा ID ऑफ S1। रन करते हैं, हम रन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ? पहले सेट का जो एड्रेस था क्या था? 9664 था। एलिमेंट ऐड करने के बाद भी एड्रेस 9664 ही है। एलिमेंट ऐड करने के बाद भी एड्रेस 9664 ही है। इसका मतलब क्या प्रूव हो रहा है? सेट इज ऑनलाइन स्टूडेंट, सेट इज म्यूटेबल इन नेचर, ठीक है। आपसे प्रूव हो रहा है कि आपके पास जो सेट क्या है, एक म्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप है, जिसके अंदर एलिमेंट्स कम करो, ज्यादा करो, मॉडिफाई करो, बेस एड्रेस चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो S1 एक आप S1 डॉट क्लियर, ऐड, रिमूव, पॉप, कॉपी, अपडेट, इंटरसेक्शन, यूनियन, एक आधा मेथड हम ले लेते हैं, यूनियन ले लेते हैं। S1 और S2 इक्वल्स टू हमारे पास है दूसरा 30, 40, 50, 60, 70। S1 डॉट यूनियन S2। बताओ S1 को प्रिंट करेंगे क्या आएगा? S1 में कितने एलिमेंट आएंगे यूनियन करने के बाद S2 के साथ? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यूनियन करने के बाद कितने एलिमेंट्स आएंगे? शोएब इज सेइंग 3 एलिमेंट्स। Aman is saying 7 elements. Classroom students are saying 7 elements. रन करते हैं तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ गए? S1 डॉट यूनियन S2, ठीक है। तो S1 डॉट यूनियन S2 और रिजल्ट इक्वल्स टू S1 डॉट यूनियन S2 प्रिंट रिजल्ट। आपने रन किया तो रिजल्ट में आपके पास 7 एलिमेंट्स आ गए
तो S1 का यूनियन किया S2 के साथ, आपका यूनियन क्या है, एक मेथड है, कहाँ पे अवेलेबल है, सेट क्लास के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, कैसे कॉल होगा, ऑब्जेक्ट आपका सेट का आपके पास होना चाहिए तभी यूनियन मेथड कॉल होगा, नहीं तो नहीं कॉल होगा। ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम ब्रैकेट आर्गुमेंट्स। तो S1 और S2 का जब आप यूनियन करोगे तो आपके पास एक नया वेरिएबल बनेगा R, जिसके अंदर आपके S1 और S2 के सारे यूनिक एलिमेंट्स आ जाएंगे। S1 और S2 के सारे यूनिक एलिमेंट्स आ जाएंगे। डन है? ठीक है, तो हमारे पास ये यूनियन हो गया। ऐसे इंटरसेक्शन लेना चाहते हो इंटरसेक्शन भी ले सकते हो, कंट्रोल C। इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स होंगे? ठीक है, कितने होंगे? 3 एलिमेंट्स होंगे। रन किया हमने तो हमारे पास यहाँ पे R को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ गए। डन है? कोई डाउट है? तो ठीक है, तो ये हमने सेट और फ्रोजन सेट के बारे में पढ़ लिया। जैसे सेट में मेथड्स हैं, अगर आप फ्रोजन सेट में देखोगे तो ऐड मेथड, क्लियर मेथड, ऐसे मेथड्स नहीं होंगे। क्यों? टपल में ये सारे मेथड नहीं थे। टपल में आपके पास, टपल के मेथड्स मैंने शायद अभी पढ़ाए नहीं थे आपको। ठीक है, चलो टपल के बारे में भी बता देता हूँ। तो टपल में केवल 2 ही मेथड्स होते हैं, इंडेक्स और काउंट मेथड। ठीक है, तो टपल में भी आप एलिमेंट ऐड करने के अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट जैसे लिस्ट में मेथड्स होते थे, वहां पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो इम्यूटेबल इन नेचर है। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास सेट में तो ये मेथड्स हैं, लेकिन आपके पास फ्रोजन सेट में कौन से मेथड्स अवेलेबल होंगे? यूनियन होगा, इंटरसेक्शन होगा, पर एलिमेंट ऐड करने के, डिलीट करने के, रिमूव करने के ऐसे मेथड्स वहां पे फ्रोजन सेट में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, फ्रोजन सेट इज इम्यूटेबल नेचर। टपल मैंने आपको पढ़ा दिया था, फिर भी शायद मुझे याद नहीं, मैंने टपल के मेथड बताए थे नहीं बताए थे? T इक्वल्स टू बता दिए थे, किसी को याद नहीं? 30, 40। तो T डॉट इंडेक्स, केवल 2 ही मेथड्स हैं यहाँ पे। इंडेक्स मेथड क्या करेगा? फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न कर देगा, प्रिंट I। ठीक है अमन, राइट, कोई बात नहीं, दोबारा से बताता हूँ, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न कर देगा। और दूसरा मेथड इसके अंदर काउंट मेथड है। लिस्ट की तरह जितने मेथड लिस्ट में थे वहां पे टपल में नहीं है, क्योंकि टपल इज इम्यूटेबल इन नेचर। टी डॉट काउंट 20 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 टाइम आ रहा है, तो आपके पास 22 टाइम्स आ रहा है, तो आपके पास 2 आ गया आउटपुट में। तो ये 2 मेथड्स ही केवल टपल में अवेलेबल है। चलिए, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? अभी तक के पाइथन में किसी का कोई डाउट है? अमन, शोएब, मनोज, अक्षत? उमेश? पूछ रहा हूँ, ठीक है, पूछते रहो, कीप ऑन आस्किंग। चलिए, तो हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अमन, आज का हमारा नया टॉपिक है टीके इंटर, राइट अक्षत? टीके इंटर, दैट इज टीके इंटर इज अ framework in Python for desktop application development, या फिर आप इसको, ठीक है, GUI एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज करते हो टीके इंटर फ्रेमवर्क को। ठीक है, तो ऐसे नहीं डेस्कटॉप में चलेगा, लैपटॉप में भी चल जाएगा। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल एंड बफर स्ट्रिंग इज म्यूटेबल, कैसे सर? कोई बात नहीं, चलो अभी आएंगे आपके क्वेश्चन पे अमन। ठीक है, तो टीके इंटर आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, राइट? तो हमारे पास क्या है पाइथन में? टीके इंटर क्या चीज है? एक फ्रेमवर्क है फॉर GUI एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले GUI किसको बोलते हो आप लोग? ग्राफिकल या ग्राफिक या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो लोग इंडस्ट्री में इसको गुई गुई बोलते रहते हैं। ठीक है, गुई एप्लीकेशंस बनानी हमने। तो गुई एप्लीकेशंस कैसे बनेंगी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस कैसे बनेंगी हमारे पास? उसके लिए पाइथन में हमारे पास टीके इंटर एक फ्रेमवर्क है। जितनी भी एप्लीकेशंस अभी तक आपने कंप्यूटर में देखी हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आपका नोटपैड, आपका ब्राउजर, आपका पाईचैम, जितनी भी एप्लीकेशंस आपने देखी हैं, ये सारी आप टीके इंटर के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, ऐसी एप्लीकेशन जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो रही हैं, ठीक है, वो सारी एप्लीकेशंस आप
किसके थ्रू, GUI के थ्रू डेवलप कर सकते हो, टीके इंटर के थ्रू डेवलप कर सकते हो। ठीक है, अभी तक हमने कैसी एप्लीकेशन बनाई थी? टिल नाउ वी हैव स्टडीड, कौन सी एप्लीकेशन पढ़ी हम लोग अभी तक? हम लोगों ने कंसोल एप्लीकेशंस, कंसोल एप्लीकेशंस जहां पे आपका जो इनपुट आउटपुट है वो डेटा जो है एक ब्लैक कलर या व्हाइट कलर की विंडो में टेक्स्ट फॉर्मेट में ट्रैवल होता है, वहां पे आपका इनपुट और आउट प्रिंट फंक्शंस हैं, डेटा आपका कंसोल में आउटपुट में आता है, इनपुट आता है वहां से कंसोल से। तो कंसोल एप्लीकेशंस थी। अब आप अपने माउस को भी यूज कर सकते हो, जॉयस्टिक को भी यूज कर सकते हो, कीबोर्ड को भी यूज कर सकते हो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, राइट? ठीक है, तो हमारे पास, ठीक है, तो टीके इंटर एक फ्रेमवर्क है। जब आपको GUI प्रोग्रामिंग करनी है तो GUI प्रोग्रामिंग करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। GUI प्रोग्रामिंग, देखो इंडस्ट्री में GUI प्रोग्रामिंग का जो यूज है और डे बाय डे कम होता जा रहा है, स्पेशली GUI, सॉरी कह रहा हूं मैं, टीके इंटर प्रोग्रामिंग का या डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट का यूज कम होता जा रहा है। ग्रेजुअली जो एप्लीकेशन बन रही हैं वो वेब एप्लीकेशन बन रही हैं। जितने भी बड़े सॉफ्टवेयर जैसे MS ऑफिस भी है, तो पहले ब्राउजर आपके पास सिस्टम बेस्ड होता था, अब ऑफिस 365 आ गया जो वेब बेस्ड बन गया। तो धीरे धीरे जो आपकी एप्लीकेशंस हैं वो डेस्कटॉप से वेब में कन्वर्ट हो रही है। जितने भी दुनिया के बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, SAP है, ERP, CRMs हैं, जितने बड़े सारे के सारे सॉफ्टवेयर धीरे धीरे आपके ब्राउजर, आपके डेस्कटॉप से ब्राउजर की तरफ मूव हो रहे हैं, वेब बेस्ड बन रहे हैं। लेकिन आपने अगर टीके इंटर पढ़ लिया तो वेब ब्राउजिंग में, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस में आपको इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग पढ़नी होती है, जो थोड़ी डिफिकल्ट से समझ में आती है। वो इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग के फाउंडेशन मैं आपको यहाँ पे डेवलप कर दूंगा, ताकि आपको इवेंट्स को समझने में चैलेंज ना आए इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो आप कभी भी GUI प्रोग्रामिंग पे जाओगे, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप एक कंपनी में डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हो और कंपनी चाहे कि नहीं, आपने डेटा साइंटिस्ट के थ्रू या ML के थ्रू आपने एप्लीकेशन तो बना दी, अब इसको एंड यूजर के लिए पब्लिश भी कर दो, ब्राउजर बेस्ड बना दो, मोबाइल बेस्ड बना दो, तो वहां पे आपको इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए। इवेंट्स क्या होती हैं अभी हम लोग शॉर्टली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास, हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, टीके इंटर प्रोग्रामिंग की, GUI प्रोग्रामिंग की, जहां पे सारा काम इवेंट्स के थ्रू होगा। इवेंट्स पे हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको GUI प्रोग्रामिंग में काम करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक विंडो डेवलप करनी है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि आपको क्या बनाना है, आपको PyCharm का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सबसे पहले आपको एक ब्लैंक विंडो बनानी पड़ेगी। उस विंडो के ऊपर आप क्या रखोगे, विजेट्स को रखोगे। विजेट्स मतलब मेन्यू बार, बटन, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है, आपके पास एंट्री विजेट्स, टेक्स्ट बॉक्स, ये सारे आपके विजेट्स कहे जाते हैं, WIDGETS। तो आपको सबसे पहले एक ब्लैंक स्क्रीन बनानी है अपनी एप्लीकेशन के लिए। कोई गेम आपके पास है, ठीक है, आप कैलकुलेटर ओपन करते हो तो कैलकुलेटर में क्या बना हुआ है, कैलकुलेटर क्या चीज है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, ये एक एप्लीकेशन है जिसको आप पाइथन के थ्रू बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करा, एक विंडो क्रिएट करी, उस विंडो के ऊपर आपने बटन्स लगाए, उस विंडो के ऊपर आपने मेन्यू बार लगाया। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास उस विंडो के ऊपर ये एंट्री विजेट होता है, एंट्री विजेट लगाया, ऐसे मल्टीपल विजेट्स आपने लगाने हैं। पहला टारगेट है आपको अपने प्रोग्राम में क्या करना है, आपको अपने प्रोग्राम में एक बेसिक विंडो डेवलप करनी है। स्टार्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम या इंपोर्ट टीके इंटर। टीके इंटर आपके पास पहले से इंस्टॉल्ड एक लाइब्रेरी पाइथन में अवेलेबल है, आपने उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। जो बड़ी लाइब्रेरीज हो जाती हैं, जो आपके पास जब लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हो तो बैकग्राउंड में कुछ सेटिंग्स को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देती हैं, ऐसी लाइब्रेरीज को हम फ्रेमवर्क बोलते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ फीचर्स एक्सट्रीमली ज्यादा होती हैं। तो टीके इंटर के अंदर आप देखोगे तो पहले का 50,000 फंक्शन बने रखे होंगे। ठीक है, पूरा विंडो एप्लीकेशन आप टीके इंटर के थ्रू कर सकते हो। तो टीके इंटर को आपने इंपोर्ट किया, जो कि एक फ्रेमवर्क कहा जाता है। आप इसको मॉड्यूल बोलो, लाइब्रेरी बोलो, पैकेज बोलो, या इसको फ्रेमवर्क बोलो। ठीक है, तो हाँ जी, पिप नहीं, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है टीके इंटर। इंस्टॉल पिप तो पहले से, जब आप पाइथन इंस्टॉल करोगे पिप आ जाएगा, और टीके इंटर इंस्टॉल नहीं करना, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है आपके कंप्यूटर में। आप डायरेक्टली लिखोगे इंपोर्ट टीके इंटर, आपने अगर पाइथन इंस्टॉल किया, टीके इंटर उसके साथ ही इंस्टॉल हो जाएगा। इंपोर्ट टीके इंटर, आपने टीके इंटर को इंपोर्ट किया, देन सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बेस विंडो बनानी है। तो रूट इक्वल्स टू, ठीक है, रूट इक्वल्स टू टीके इंटर के अंदर टीके नाम से हमारे पास क्या है,
टीके इंटर लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क के अंदर टीके नाम से क्या चीज है, क्या है, क्लास है। क्यों क्लास है, क्योंकि कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं, हम कैलकुलेटर बना रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड अमन, ठीक है। तो रूट टीके इंटर डॉट टीके, टीके क्या है, कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है तो क्लास है, तो रूट क्या बन गया, ऑब्जेक्ट ऑफ टीके क्लास। डन है। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, क्लास नेम ब्रैकेट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट बनता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया रूट विंडो। देन आपने प्रोग्राम में जब अगर आपने इस प्रोग्राम को रन कर दिया तो ये रूट विंडो, ये ऑब्जेक्ट बनने से रूट विंडो ऑटोमेटिकली बन जाएगी, ऑब्जेक्ट बनने से रूट विंडो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। लेकिन जैसे आप प्रोग्राम स्टार्ट करोगे क्या होगा, आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा, क्योंकि उसमें दो ही लाइनें हैं, दो ही लाइनें हैं तो रूट नाम का वेरिएबल या ऑब्जेक्ट बनेगा तो सही, लेकिन प्रोग्राम बंद होते ही वेरिएबल्स कहाँ सेव होते हैं, रैम में। जैसे ही प्रोग्राम आपका बनेगा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा और रूट विंडो जो आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इतनी स्पीड से ही काम होगा कि आपको स्क्रीन पे रूट विंडो दिखाई नहीं देगी। तो आपको क्या करना पड़ता है, जब आप रूट विंडो क्रिएट करते हो तो आपको साथ में एक इनफाइनाइट लूप लगाना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हो अपने प्रोग्राम में, रूट विंडो के अंदर ही, रूट क्या चीज है, एक ऑब्जेक्ट है टी के क्लास का, तो टी के क्लास के अंदर एक मेन लूप नाम से एक फंक्शन बना हुआ है, आप उस फंक्शन को कॉल करोगे तो आपके पास रूट विंडो, ये छोटी सी रूट विंडो आपको दिखाई देगी, दिखाई दे रही है आपको रूट विंडो, ये रूट विंडो बन गई। और मेन लूप क्या है, एक इनफाइनाइट लूप है, मेन लूप क्या है, एक इनफाइनाइट लूप है। ये आपकी रूट विंडो को आपके प्रोग्राम में आपने ऑब्जेक्ट बनाया, अब गार्बेज इलेक्टर उसको तब तक नहीं खाएगा जब तक प्रोग्राम स्टॉप नहीं होगा, आपके वेरिएबल्स तब तक वॉश आउट नहीं होंगे जब तक प्रोग्राम स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। तो रूट नाम का ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट बनने के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर आपकी रूट विंडो बन गई और आपने मेन लूप लगाया, मतलब एक इनफाइनाइट लूप लगा दिया। कैसे बदल रहा है इनफाइनाइट लूप है, अगर आप इसके आगे लिखते हो प्रिंट सेट पा, ठीक है, मैंने रूट विंडो को बंद कर दिया और दोबारा से रन किया प्रोग्राम को, तो क्या हुआ, क्या नीचे आउटपुट में सेट पा लिखा हुआ आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, रूट विंडो बनी, रूट विंडो बनने के बाद आपका एक इनफाइनाइट लूप बन गया और प्रोग्राम अभी इनफाइनाइट लूप के अंदर ही है, इसके आगे नहीं गया। जैसे ही मैं रूट विंडो को बंद करूंगा क्या होगा, ये मेन लूप आपका एग्जिट हो जाएगा और मेन लूप एग्जिट होगा तो आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट रन होगा और प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस, कोई डाउट है? तो जब भी आपको अपने प्रोग्राम में सबसे पहले जीयूआई प्रोग्रामिंग करनी है तो सबसे पहले एक विंडो क्रिएट करनी है, एक बेस विंडो, जिसके ऊपर आप क्या लगाओगे, विजेट्स लगाओगे, ठीक है। एक बेस विंडो दैट इज इंपोर्ट टीके इंटर रूट इक्वल्स टू, एक रूट विंडो बनाई, नाम आप वेरिएबल का कुछ भी दे सकते हो, ऑब्जेक्ट कुछ भी नाम दे सकते हो, रूट इक्वल्स टू टीके इंटर डॉट टीके और रूट डॉट मेन लूप। इतना प्रोग्राम तो आपको हर बार बनाना ही बनाना है, ठीक है। सबसे पहले रूट विंडो क्रिएट करनी है, यानी कि टी के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, रूट विंडो बन जाएगी और उस रूट विंडो को होल्ड करना है स्क्रीन के ऊपर, तो आपको अपने प्रोग्राम को एक इनफाइनाइट लूप में पास करना है। डन है। इसके बाद आप रूट विंडो का अगर साइज देना चाहते हो तो आपके पास टी के क्लास के अंदर क्या है, ज्योमेट्री नाम से एक रेडीमेड मेथड है, आप उसको कॉल करोगे और ब्रैकेट में डबल कोट्स में साइज दे दोगे 400x500। तो 400-500 यूनिट्स क्या है, डायमेंशंस यूनिट क्या है इसकी, किलोमीटर का 400 किलोमीटर की रूट विंडो बनेगी, कितनी बड़ी रूट विंडो बनेगी, या मीटर में बनेगी या सेंटीमीटर में बनेगी, पिक्सल्स में बनेगी, वेरी गुड, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम रन करेंगे तो हमारे स्क्रीन के ऊपर 400 x डायरेक्शन में और 500 y डायरेक्शन में पिक्सल्स की एक रूट विंडो क्रिएट हो जाएगी। 400 बाय 500 साइज की एक रूट विंडो, जैसे कैलकुलेटर की रूट विंडो आपको दिख रही थी, लगभग ऐसी थी, तो एक रूट विंडो आपकी रेडी हो जाएगी। डन है, ठीक है। तो ये हमने रूट विंडो इस तरह से आप बना सकते हो। सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है टीके इंटर को, टीके इंटर के अंदर टीके नाम से क्लास है और इस क्लास के अंदर आपके पास ज्योमेट्री मेथड है और मेन लूप मेथड, ठीक है। तो ज्योमेट्री रूट विंडो के साइज को बताएगा और मेन लूप जो है आपके प्रोग्राम को एक इनफाइनाइट लूप में पास कर देगा। कंट्रोल सी, इंपोर्ट टीके इंटर, ठीक है। आप प्रोग्राम को रन करते हो, आपने प्रोग्राम को रन किया, रूट विंडो बन गई, कहां पे आई, लेफ्ट से अगर आप देखोगे और टॉप से देखोगे
तो अराउंड 50 या 100 पिक्सल्स लेफ्ट, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर से अराउंड 100 पिक्सल्स राइट में और टॉप से 100 पिक्सल्स नीचे आ जाएगी। दोबारा आपने रन किया, दोबारा सेम प्रोग्राम को रन किया तो रूट विंडो थोड़ा और नीचे आ गई, लेफ्ट और राइट से दिखाई दे रही है आप लोग को। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पहले यहाँ पे थी कहीं रूट विंडो, अब थोड़ा नीचे आ गई रूट विंडो। दोबारा आपने रन किया प्रोग्राम को, फिर रन किया प्रोग्राम को तो रूट विंडो और नीचे चली गई, ठीक है। फिर रन किया आपने प्रोग्राम को तो रूट विंडो आपकी वापस ऊपर चली गई, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि जब आप रूट विंडो बनाओ तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक फिक्स पोजीशन पे आ जाए, तो आप वो पोजीशन भी पास कर सकते हो ज्योमेट्री के अंदर। ये बाय डिफॉल्ट है अमन, लेकिन अगर आप इसको सेट करना चाहते हो तो आप एक ज्योमेट्री के अंदर दे सकते हो प्लस 150 प्लस 250। अब अगर आपने रन किया प्रोग्राम को तो रूट विंडो आपके पास बनेगी जो लेफ्ट से 150 पिक्सल्स राइट में और टॉप से 250 पिक्सल्स डाउन में नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब जितनी बार भी आप रन करोगे, देखो 155 और 156 लाइन के बीच में रूट विंडो आ रही है टॉप से, अगर हम देखें तो दोबारा आप रन करोगे तो दोबारा भी सेम पोजीशन पे ही रूट विंडो क्रिएट होगी, ठीक है। तो आपके पास लेफ्ट वाला 400 बता रहा है रूट विंडो की विड्थ कितनी है, नेक्स्ट 500 बता रहा है एक्स, ये एक्स है, क्रॉस नहीं है, स्टार नहीं है ये, ठीक है। तो डबल कोट्स में आपने पहले आपकी रूट विंडो की विड्थ बताई, फिर हाइट बताई, फिर लेफ्ट आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन से राइट में कितने पिक्सल्स पे रूट विंडो आनी चाहिए और टॉप से कितने पिक्सल्स पे रूट विंडो बननी चाहिए, ये आप ज्योमेट्री में आप पास कर सकते हो रूट विंडो की। डन है? कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक? कोई डाउट है किसी को? राइट जानवी? जानवी को नहीं है। राइट मनोज? मनोज को नहीं है। राइट तुलसी? राइट शोएब? ठीक है। राइट अक्षत? तो सबसे पहले इंपोर्ट किया टीके इंटर को, उसके बाद रूट विंडो बनाई। टीके इंटर के अंदर टीके नाम से क्लास है, या इंपोर्ट टीके इंटर एज टीके कर लिया, तो यहाँ पे टीके डॉट टीके रूट डॉट मेन लूप रूट डॉट ज्योमेट्री ब्रैकेट में 500 400 x 500, ये हमने रूट विंडो बना ली, ठीक है। डन है। अब रूट विंडो के ऊपर हमें विजेट्स बनाने हैं। स्टार्ट करें बनाना। सबसे पहले आपको बनाना है बटन विजेट। बटन विजेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजेट्स ऑफ आपके पास है, ठीक है, जो क्या करता है, आपको माउस के क्लिक्स को इनपुट कराता है आपकी स्क्रीन के कंप्यूटर के प्रोग्राम के अंदर। तो btn इक्वल्स टू टीके डॉट बटन, क्या चीज है, एक क्लास है टीके इंटर के अंदर। तो जितने भी विजेट्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बनाना है, हमने रूट विंडो क्रिएट करनी है। फर्स्टली टू क्रिएट रूट विंडो, ठीक है, देन एट द एंड ऑफ प्रोग्राम कॉल मेन लूप मेथड, ठीक है, देन सेट ज्योमेट्री ऑफ रूट विंडो, अगर आपको नीड है ज्योमेट्री सेट करने की, ठीक है, ऑफ रूट विंडो इफ नीडेड, देन क्रिएट विजेट्स। सो इन टीके इंटर we have multiple classes for different types of widgets। मेन्यू बार बनाना है अलग विजेट है, इनपुट कराना है अलग विजेट है, हर काम करने के लिए रेडीमेड विजेट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, बटन बनाना है, तो बटन विजेट पहले से अवेलेबल है, बटन क्लास पहले से अवेलेबल है। किसी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, आपने टीके लाइब्रेरी के अंदर टीके फ्रेमवर्क के अंदर डॉट लग के टीके डॉट लिखा, तो आपके पास टीके के अंदर की रेडीमेड फीचर्स आ गई। इसके अंदर से आपने बटन फीचर को ले लिया और बटन के ब्रैकेट में अब आपके पास प्रोग्राम में मल्टीपल विंडोज हो सकती हैं। आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, उसके अंदर मल्टीपल विंडोज होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया न्यू,
तो क्या हुआ, एक नई विंडो ओपन हो गई। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, पाइथन फाइल पे क्लिक किया, एक नई विंडो ओपन हो गई। तो एक ही एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल विंडोज हो सकती है आपके पास। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, एक ही एप्लीकेशन में मल्टीपल विंडोज हो सकती हैं, तो हमें बटन कौन सी विंडो पे लगाना है, रूट विंडो पे लगाना है। तो हमें बटन के ब्रैकेट में उस विंडो का नाम देना पड़ेगा जिस विंडो पे हमारे पास, मान लिया रूट 1 हमने एक विंडो बनाई, रूट 2 दूसरी विंडो बनाई। एक बार बना के चलो आपको दिखा देता हूँ। मैंने रूट 1 एक विंडो बनाई और रूट 1 एक विंडो बनाई, और ऐसे ही मैंने मेन लूप आप किसी भी एक विंडो पे लगा सकते हो, मैंने रूट 1 पे लगा दिया, और आपने रूट 2 दूसरी विंडो बना दी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। रूट 2 क्या कर दिया, जैसे कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम है तो कस्टमर क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बना दिए आपने, ऐसे ही आपने टीके क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बना दिए। दूसरी का साइज आपने दे दिया, मान लिया पहले का 400 500, दूसरी का भी 400 500 है, अलग भी आप देना चाहो दे सकते हो। मैंने रन किया तो आपके पास यहाँ पे 2 विंडोज बन गई, एक रूट विंडो 1 है, एक रूट विंडो 2 आपके पास अवेलेबल। डन है। तो जब आप विजेट बना रहे हो तो आपको विजेट किस रूट विंडो पे चाहिए आपको बताना पड़ेगा। विजेट कैसे बनेगा, हर काम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्लासेस बनी हुई हैं। तो हमने रूट विंडो बनाई, रूट विंडो बनाई, उसका साइज दिया 400 बाय 500, और इसके ऊपर एक बटन नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया, btn इक्वल्स टू tk डॉट बटन। ब्रैकेट में कहाँ देना है बटन, रूट विंडो के ऊपर देना है। अब ब्रैकेट में आप प्रॉपर्टीज को पास करोगे, रूट विंडो के ऊपर प्रॉपर्टीज को पास करोगे, कॉमा टेक्स्ट इक्वल्स टू क्या लिखना चाहते हो, मान लिया आप सबमिट लिखना चाहते हो। ठीक है, तो क्या कर रहे हो आप, जब किसी क्लास को बना के क्लास के ब्रैकेट में आर्गुमेंट पास कर दो तो आर्गुमेंट्स कहाँ जाते हैं, कंस्ट्रक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आपने क्या किया, बटन इक्वल्स टू टीके डॉट बटन, ब्रैकेट में रूट कॉमा टेक्स्ट इक्वल्स टू सबमिट, कॉमा आप क्या देना चाहते हो, मान लिया बटन की विड्थ देना चाहते हो 15 कैरेक्टर्स, और बटन की हाइट देना चाहते हो आप मान लिया 3 कैरेक्टर्स। तो जो बटन बनेगा यहाँ पे 15 और 3 पिक्सेल्स नहीं है, कैरेक्टर्स का साइज है। तो जो सबमिट बटन आपने बनाया, बाय डिफॉल्ट अगर आप विड्थ और हाइट नहीं दोगे, तो जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है, जितना टेक्स्ट को साइज चाहिए होगा उतना बड़ा बटन बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने बटन बनाना है, बटन बनाया, रन किया प्रोग्राम को, अभी बटन हमें दिखाई नहीं दे रहा, स्क्रीन के ऊपर बटन हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो बटन अगर हम चाहते हैं रूट विंडो दिखानी थी हमें, तो हमने क्या किया, तो रूट विंडो को मेन लूप में पास किया था। ऐसे ही बटन भी अगर हम शो करना चाहते हैं तो हमें विजेट की प्रॉपर्टीज को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, ज्योमेट्री को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, विजेट्स ज्योमेट्रीज। ठीक है, विजेट्स की ज्योमेट्री को सेट करना पड़ेगा। आपकी रूट विंडो है, रूट विंडो पे आप अपने विजेट को कहाँ पे दिखाना चाहते हो, सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में, कहाँ पे दिखाना है, किस लोकेशन पे दिखाना है, ये आपको पहले से बताना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी है पैक जो प्रॉपर्टी। ठीक है, कैसे आप पास करते हो, विजेट ऑब्जेक्ट या विजेट डॉट पैक, ब्रैकेट में साइड इक्वल्स टू, मान लिया आपने दे दिया साइड, आपने दे दिया लेफ्ट। ठीक है, साइड आपने दे दिया लेफ्ट। तो आपके पास कौन कौन सी साइड्स अवेलेबल है, लेफ्ट है, राइट है, बॉटम है, ऐसी। ठीक है, राइट है, टॉप है, बॉटम है, ऐसी मल्टीपल साइड्स अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं पैक ज्योमेट्री की। पैक ज्योमेट्री में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट अगर आपने बटन डॉट पैक कर दिया, बटन डॉट पैक, पैक क्या चीज है, एक मेथड है, कहाँ बना होगा, बटन में या बटन के किसी पेरेंट में बना होगा। ठीक है, तो बटन डॉट पैक करने से क्या होगा, जब आप अपने प्रोग्राम को रन करोगे तो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन में जो बटन है वो स्क्रीन के सेंटर से बाहर निकलेगा, पॉपअप होगा, और आपकी स्क्रीन के टॉप में जाके सेव हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? मैं क्या कहना चाहता हूं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी है, बाय डिफॉल्ट साइड जो होती है, साइड इज टॉप। तो अगर आपने यहाँ पे अपने प्रोग्राम में बटन डॉट पैक साइड इक्वल्स टू मेंशन कर दिया,
बॉटम, बॉटम मेंशन कर दिया और प्रोग्राम टॉप, ठीक है, रन किया तो आपके पास रूट विंडो पे बटन बनेगा और बटन कहाँ पे आ जाएगा, आपके स्क्रीन की बॉटम पे आ जाएगा। तो साइड नहीं मेंशन करी तो टॉप में आएगा, साइड मेंशन कर दी बॉटम, लेफ्ट, राइट, ठीक है, या सेंटर, तो आपके पास अकॉर्डिंगली विजेट आपका बनेगा और वहां पे उस लोकेशन पे आके सेव हो जाएगा। डन है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें रूट विंडो बनानी है, रूट विंडो को मेन लूप में पास करना है, रूट विंडो की ज्योमेट्री देनी है, उसके बाद आपको विजेट्स बनाना शुरू करना है। विजेट्स बनाने के लिए सबसे पहले विजेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और उस ऑब्जेक्ट को बताना है कि वो स्क्रीन पे कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। उसके लिए विजेट क्लास के अंदर आपके पास मेथड्स अवेलेबल हैं, 3 मेथड हैं, पैक, प्लेस और ग्रिड। पहला मेथड हम पैक मेथड पढ़ रहे हैं कि आपका जो विजेट है उस स्क्रीन पे कहाँ पे दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो स्क्रीन पे कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका विजेट, जो है वो आपका बॉटम पे दिखाई दे रहा है, साइड इक्वल्स टू बॉटम अगर आपने मेंशन कर दिया तो आपका विजेट आपके कंप्यूटर की स्क्रीन की रूट विंडो पे बॉटम में जाके सेट हो जाएगा। कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कोई डाउट है? राइट, ठीक है। तो आपको विजेट बनाने के बाद विजेट की प्रॉपर्टी देना कंपलसरी है, नहीं दोगे तो विजेट दिखाई नहीं देगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। विजेट विल बी विजिबल on the screen only after setting the widget geometry. There are 3 options to set widget geometry. 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला है पैक ज्योमेट्री, दूसरा है प्लेस ज्योमेट्री, पैक ज्योमेट्री, प्लेस ज्योमेट्री, कि आप इसमें कैन पास इन फॉर्म ऑफ पिक्सल्स वेयर टू डिस्प्ले द विजेट ऑन द स्क्रीन। आपको स्क्रीन पे विजेट कहां शो करना है, आप क्या कर सकते हो, विजेट डॉट प्लेस ब्रैकेट में x इक्वल्स टू 100 कॉमा y इक्वल्स टू 200। तो पिक्सल्स की फॉर्म में आप बता सकते हो कि आपको विजेट स्क्रीन पे कहां पे डिस्प्ले करना है। आर यू गेटिंग दिस? करके देख लेते हैं। हमने क्या किया, पहले विजेट को कहां रखा था, बॉटम में रखा था। अब हम विजेट को पिक्सल्स की फॉर्म में यहाँ पे बटन डॉट, क्या नाम है मेथड का, बटन डॉट प्लेस। पहला पैक था, दूसरा प्लेस है। बटन डॉट प्लेस ब्रैकेट में x और y 100 कॉमा y इक्वल्स टू 200। तो आपका बटन स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर से, आपकी रूट विंडो के टॉप लेफ्ट कॉर्नर से 100 पिक्सल्स x डायरेक्शन में और 200 पिक्सल्स y डायरेक्शन में आगे नीचे आके प्लेस हो जाएगा। मैंने रन किया, स्टॉप एंड रीरन, ये मेरे पास रूट विंडो बन गई और रूट विंडो आपकी यहाँ पे लेफ्ट से 100 पिक्सल्स और y से 200 पिक्सल्स नीचे आपका विजेट आपकी स्क्रीन पे आके डिस्प्ले हो गया। डन है। तो अगर आप पिक्सल्स की फॉर्म में देना चाहते हो विजेट को तो प्लेस ज्योमेट्री को आप सेट कर सकते हो। कोई डाउट है? नहीं है। तीसरा हमारे पास ज्योमेट्री है, पहली पैक है, दूसरी प्लेस है और तीसरी ग्रिड ज्योमेट्री है। ग्रिड ज्योमेट्री, ज्योमेट्री where we can display the widget in rows and columns formats। ठीक है। तो कल कोई बच्चा पूछ रहा था टेबल्स कैसे बनाते हैं, तो हम ग्रिड ज्योमेट्री में टेबल्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्रिड ज्योमेट्री में हमने क्या किया, सबसे पहले बटन को हमने पैक ज्योमेट्री में रखा था, फिर प्लेस ज्योमेट्री में रखा था और अब हम बटन को ग्रिड ज्योमेट्री में सेट कर रहे हैं। पैक, प्लेस और ग्रिड। ग्रिड में हमने क्या पास कर दिया, रो इक्वल्स टू 0 कॉमा कॉलम इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास एक विजेट बन गया जिसके टेक्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, सबमिट लिखा हुआ है
और वो कहाँ पे आ रहा है, रो 0 कॉलम 0। मतलब क्या होगा, आपकी जो कंप्यूटर की आपकी जो रूट विंडो है उसमें टॉप से अपने आप एक रोज क्रिएट हो जाएगी, रो 0 कॉलम 0। अगला विजिट आएगा, आप उसको रो 0 कॉलम 0 में भी रख सकते हो या रो 1 कॉलम 1 में भी रख सकते हो, या रो 0 कॉलम 1 में या रो 1 कॉलम 0 में भी रख सकते हो आप नेक्स्ट विजिट को। ठीक है, तो आपके पास अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कंट्रोल सी, आपने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक बटन बनाया। बटन की प्रॉपर्टीज अगर आप देखना चाहते हो, टेक्स्ट इक्वल्स टू सबमिट, कॉमा, बटन की विड्थ इक्वल्स टू, बाय डिफॉल्ट जो बटन बन रहा है उसकी विड्थ कितनी है, बाय डिफॉल्ट जो बटन बन रहा है उसकी विड्थ इतनी है कि उसमें सबमिट डिस्प्ले हो पाए। अगर आप वेलकम टू सेटपा लिख दोगे बटन के ऊपर तो बड़ा बटन बन जाएगा, विड्थ उसकी बड़ी हो जाएगी। जितना टेक्स्ट होगा उतना बड़ा बटन बनेगा। हाइट कितनी है कि उसके अंदर केवल एक ही कैरेक्टर आ सकता है, ऊपर नीचे 2 कैरेक्टर नहीं आ सकते। एग्री? ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपका बटन जितना डेटा चाहिए, जितना बड़ा टेक्स्ट है उतना बड़ा बटन बनेगा। अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो जिस टाइम बटन बना रहे हो उस टाइम पे उसकी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो, विड्थ इक्वल्स टू 15 कैरेक्टर्स, हाइट इक्वल्स टू 3 कैरेक्टर्स। तो आपका जो बटन बनेगा उसकी विड्थ 15 कैरेक्टर्स हो जाएगी, थोड़ा बड़ा बटन बन जाएगा, विड्थ 15 कैरेक्टर्स, यानी कि इसके अंदर जो है 15 कैरेक्टर्स आ पाएंगे और 3 आपके पास रोज आ पाएंगी कैरेक्टर्स की। हाइट 3 कैरेक्टर हो जाएगी, ऊपर एक कैरेक्टर आ सकता है, नीचे कैरेक्टर, बीच में कैरेक्टर। तो हाइट आपकी 3 रोज जितनी हो जाएगी और आपकी विड्थ जो है वो 15 कैरेक्टर जितनी हो जाएगी। डन है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो बटन कैसे बनाना है, रूट विंडो कैसे बनानी है, टी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, बटन कैसे बनाना है, बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और ब्रैकेट में प्रॉपर्टीज को पास करना है। ठीक है, इसके बाद आप इसमें देना चाहते हो कि बटन के ऊपर जो बैकग्राउंड है बटन का वो किस कलर का हो जाए, मान लेते हैं ऑरेंज कलर हो जाए, तो बीजी इक्वल्स टू ऑरेंज। ठीक है, बटन के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं फोरग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड बीजी, फोरग्राउंड एफजी। बटन के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ किस कलर का हो जाए, वो मान लेते हैं ब्लू कलर का हो जाए। ठीक है, रन किया तो हमारे पास बटन के ऊपर जो टेक्स्ट है बैकग्राउंड आपका ऑरेंज कलर हो गया और उसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो ब्लू कलर का हो गया। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, डन है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट है? हाँ जी, एसी बंद कर लो, कोई बात नहीं। 2-4 दिन क्लास बची है बस अब तो। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है कि जो है जनरली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कंप्लेन आती है, कॉलेज में मेरा बेटा पढ़ता है डीपीएस ग्रेड नोएडा में, यही कंप्लेन करता है वहाँ एसी नहीं चलते, है ही नहीं एसी। सेटपा में कंप्लेन आती है, यहाँ एसी ज्यादा चलते हैं। ठीक है, हाँ सब एक साथ ही तो किया हमने। देखो मैं बस स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ बेटा आपको। ठीक है, पढ़ा स्टेप बाय स्टेप रहा हूँ, एक साथ सारा पढ़ा दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो पहले मैंने विड्थ हाइट देना सिखाया, फिर मैंने आपको बैकग्राउंड और फोरग्राउंड देना सिखाया। ठीक है, तो हमारे पास बटन आपको बनाना है, बटन की प्रॉपर्टीज सेट करनी है। कहाँ बनाना है? रूट विंडो पे बटन बनाना है। उसके ऊपर क्या टेक्स्ट लिखना है, उसकी विड्थ कितनी देनी है, हाइट कितनी देनी है, बैकग्राउंड क्या देना है, फोरग्राउंड क्या देना है, ये सब आप सेट कर सकते हो। और भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज आप बटन की पास कर सकते हो कि बटन के ऊपर माउस लेके आओगे तो उसका कलर चेंज हो जाए। ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज आप बटन की सेट कर सकते हो पहले से ही। ठीक है, राइट। अब इसके बाद आपके पास एक फॉन्ट का ऑप्शन है जो कि पाइथन में फ्लो है। फॉन्ट में अगर आप कोई भी वैल्यू दे दोगे 1 2 3 4 50 20 तो फॉन्ट का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एग्जैक्ट साइज देना कैसे कर देते हैं वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अभी हम फॉन्ट में कोई भी वैल्यू दे देंगे तो बटन आपका थोड़ा बड़ा बन जाएगा, उसका फॉन्ट बड़ा हो जाएगा। अभी आप देखोगे मैं रन कर रहा हूं, तो देखो मेरे ऊपर सबमिट बटन, जो सबमिट टेक्स्ट लिखा हुआ है लगभग इसका जो साइज होगा मुझे लग रहा है अराउंड 10 पिक्सल्स का होगा। ठीक है, 9 या 10 कुछ ऐसा होगा। लेकिन अगर मैंने फॉन्ट में 1 कर दिया, फॉन्ट में कोई भी वैल्यू दी 1 2 20 100, मैंने 1 दे दिया और दोबारा से रन किया तो आपका जो बटन का फॉन्ट है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये सबमिट बटन का फॉन्ट बड़ा हो गया।
आर यू गेटिंग दिस? कोई डाउट है? ठीक है, तो फॉन्ट में आपको अगर फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट में कोई भी इंटीजर नंबर पास कर दो, फॉन्ट आपका बड़ा हो जाएगा और आपको थोड़ा बड़ा फॉन्ट का टेक्स्ट जो है फॉन्ट के आपको बटन के ऊपर दिखाई देगा, डिस्प्ले होगा। डन है? तो दोबारा से देख लेते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ लिया हमने। सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम में क्या करना है, इंपोर्ट टीके इंटर एज टीके। रूट विंडो बनानी है, कहाँ पे है, टीके फ्रेमवर्क के अंदर। टीके नाम से क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, रूट विंडो बन जाएगी। प्रोग्राम के लास्ट में रूट डॉट मेन लूप, उसके बाद रूट विंडो का साइज देना है तो रूट डॉट ज्योमेट्री ब्रैकेट में डबल कोट्स में 300 या 400 x 500, तो 400 विड्थ की और 500 हाइट की आपकी एक रूट विंडो क्रिएट हो जाएगी। ये रूट विंडो बन गई। इसके ऊपर अगर आपको बटन्स लगाने हैं तो रूट विंडो के ऊपर बटन लगाने हैं, btn1 इक्वल्स टू बटन टीके डॉट बटन ब्रैकेट में कहाँ लगाना है, रूट विंडो पे लगाना है, कॉमा टेक्स्ट क्या लिखना है, टेक्स्ट लिखना है टेक्स्ट इक्वल्स टू button1, कॉमा विड्थ क्या देनी है, विड्थ मान लिया आपको 10 कैरेक्टर देनी है, BUTTON 6 और 1 7 कैरेक्टर्स हैं। बटन की विड्थ 10 कैरेक्टर्स, हाइट आपने दे दी इक्वल्स टू 2 कैरेक्टर्स, कॉमा बैकग्राउंड आपने दे दिया येलो और फोरग्राउंड आपने दे दिया ब्लू। ठीक है, और फॉन्ट का साइज आपने थोड़ा बड़ा कर दिया। ठीक है, बटन बन गया बटन 1। फिर बटन 1 की आपको ज्योमेट्री नहीं दोगे तो बटन स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा। 3 ज्योमेट्री है, कौन कौन सी, बैक, प्लेस और ग्रिड। ठीक है, तो बटन 1 डॉट ग्रिड ब्रैकेट में रो इक्वल्स टू 0 कॉमा कॉलम इक्वल्स टू 0। ये हमारा बटन 1 बन गया। कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। एक और बटन बनाना चाहते हैं, बटन 1 बटन 2 बटन 2 टीके डॉट बटन टेक्स्ट इक्वल्स टू बटन 2, रेस्ट प्रॉपर्टी सेम रख लेते हैं। ठीक है, रन करेंगे क्या होगा, रन करेंगे क्या होगा, हमें बटन 2 तो दिख रहा है, बटन 1 नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, उसी के ऊपर, क्योंकि हमने दोनों की ज्योमेट्री को सेम रखा है। ग्रिड में दोनों में रो 0 कॉलम 0 दिया, तो हम एक को क्या करते हैं, रो 0 कॉलम 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट विजिट है वो कहाँ आ जाएगा, रो 0 में, 0 ही रो में रहेगा लेकिन नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, एक और विजिट बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं, बटन 3। बटन 3 कहाँ पे दे दिया, मान लेते हैं रो 1 में और कॉलम 2 में दे दिया, रो 1 में और कॉलम 2 में दे दिया। ठीक है, रन किया हमने प्रोग्राम को, यहाँ पे बटन 3 नाम दे दिया। आप सेम टेक्स्ट भी रखना चाहो रख सकते हो, डिफरेंट भी रख सकते हो। रन किया तो ये हमारे पास बटन 3 आ गया, कहाँ पे, रो 1 में और कॉलम 3 में। रो 0 रो 1 रो 0 रो 1 कॉलम 0 कॉलम 1 कॉलम 2। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कॉलम 2 दिया है। अगर आप कॉलम 3 भी दे दोगे तब भी वो 3 में नहीं जाएगा, 2 में ही जाएगा। अगर आप रन करोगे तो आपके पास जो बनेगा प्रोग्राम, उसके अंदर जो बटन आएगा वो जो मैक्सिमम कॉलम अलाउड है, अगर एक भी विजिट नहीं है तो रो 0 कॉलम 0 मैक्सिमम आपकी रो और कॉलम के नंबर्स अलाउड है। एक विजिट है तो नेक्स्ट आपका रो 1 कॉलम 1 में आ सकता है। अब रो 1 कॉलम 1 पे पहले कुछ आ गया तो नेक्स्ट विजिट आपका रो 2 कॉलम 2 पे जा सकता है। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो आपके जो विजिट्स है वो लेफ्ट से बनने स्टार्ट होंगे और अगले विजिट्स आपके आगे वाले लोकेशन पे जा सकते हैं। सेम पे रखना है, नेक्स्ट रो में या नेक्स्ट कॉलम में, आप जैसा चाहो वैसे रख सकते हो। डन है, तो मैं यहाँ पे कॉलम इक्वल्स टू 2 पास कर देता हूँ। तो इस तरह से आप अपने मल्टीपल विजिट्स को रूट विंडो पे विजिट्स बनाने हैं। विजिट कैसे बनाने हैं, विजिट बनाने के लिए आपको टीके क्लास के अंदर आपके पास बटन नाम से विजिट अवेलेबल है, जो विजिट बनाना है उसकी क्लास अवेलेबल है, उसको ऑब्जेक्ट बनाओगे बटन बन जाएगा और उसके अंदर आपको प्रॉपर्टीज को पास करना है और ये विजिट्स आपको रूट विंडो पे लगाने हैं। एनी क्वेश्चन टिल नाउ, एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स, कोई डाउट है यहाँ तक? सिंपल चल रहा है अभी तक, ठीक है सब राइट? क्योंकि अभी हमने
अभी हमने इवेंट प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है, ठीक है, राइट। दो बच्चों को कोई डाउट नहीं है, मनोज और तुलसी को, वेरी गुड। चलो, दो बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है, जानवी को भी आ रहा है। अब हम बात करते हैं इवेंट्स की, ठीक है, राइट शोएब, इवेंट्स की, ठीक है। क्या होती है इवेंट? राइट अमन, इवेंट्स क्या होती हैं बताओ, इवेंट क्या है? इवेंट मीन्स एक्शन परफॉर्म। कंप्यूटर की दुनिया में क्या एक्शंस हो सकते हैं? कंप्यूटर की फील्ड में क्या एक्शंस हो सकते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एनी कमांड, राइट, वेरी गुड, ठीक है। क्या एक्शंस हो सकते हैं? मैंने अपने कंप्यूटर में, मेरे पास सामने एक स्क्रीन है, मेरी स्क्रीन के अंदर चेंजेस कब आएंगे? मेरा प्रोग्राम कब चलेगा, मेरा सॉफ्टवेयर कब रन होगा? जब कुछ एक्शंस परफॉर्म होंगे, ठीक है। एक्शंस परफॉर्म कैसे हो सकते हैं? मैं माउस से क्लिक कर दूं तो क्या होता है, मेरी स्क्रीन में कुछ चेंज हो सकते हैं। लेफ्ट क्लिक कर दूं, एक अलग एक्शन है, राइट क्लिक कर दूं, अलग एक्शन है, डबल क्लिक कर दूं, ट्रिपल क्लिक कर दूं, टेट्रा क्लिक कर दूं, ये सारे क्या हो सकते हैं, अलग अलग एक्शंस हो सकते हैं। मैं अपने कीबोर्ड से ए बटन प्रेस कर दूं, बी प्रेस कर दूं, एंटर प्रेस कर दूं, कंट्रोल प्रेस कर दूं, ऑल्ट प्रेस कर दूं, ये सब क्या है? ये सब एक्शंस हैं। आर यू गेटिंग दिस? इज देयर एनी ऑप्शन? देन सेक्टर 18 से ही इज नॉट अवेलेबल टुडे। उमेश पहले क्लास कर लो बेटा, उसके बाद कर लेना, मोबाइल से पहले पढ़ लो, ठीक है। बहुत पावरफुल टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और उसके अंदर पावरफुल के अंदर भी पावरफुल सब टॉपिक है इवेंट प्रोग्रामिंग। तो इवेंट, अशोकनगर में भी एक ऑप्शन है, सिकंदर नाम से एक बंदा है, ठीक है। क्लास के बाद मेरे से नंबर लेना, पहले क्लास कर लो। हाँ जी, तो इवेंट क्या है? एक्शन परफॉर्म्ड है। तो हमारे पास कंप्यूटर की दुनिया में क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं? एक्शंस और इवेंट एग्जांपल्स बताओ। अगर मैंने पेंट ब्रश ओपन किया और इसके अंदर, पेंट ब्रश भी नया बन गया आजकल ना, और एक लाइन ड्रॉ कर दी, कितनी इवेंट्स हुई ऑनलाइन स्टूडेंट्स? मैंने पेंट ब्रश ओपन किया और एक लाइन ड्रॉ कर दी, कितनी इवेंट्स हुई? चलो इसको भी छोड़ देते हैं। मैंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर मार्कर लिया या चौक लिया और ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी, कितनी इवेंट्स हुई? कितनी इवेंट्स हुई ऑनलाइन स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट इवेंट्स हैं, ठीक है। अगर मैं घर से ऑफिस आ रहा हूँ, कितने इवेंट्स हैं? इनफाइनाइट इवेंट्स हैं, ठीक है। मेरे ऊपर कैलकुलेट करने के ऊपर है, मेरे पास इवेंट्स तो इनफाइनाइट है। अब मेरे काम की कौन सी इवेंट्स हैं, वो उसके लिए मुझे सारी प्रोग्रामिंग करनी है। मेरे काम की जो इवेंट्स हैं उसके लिए मुझे सारी प्रोग्रामिंग करनी है। मैं घर से उठा और उठने के बाद मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, एक इवेंट हो सकती है। आधा बढ़ाया तो एक इवेंट हो सकती है। 1/10 बढ़ाया तो एक इवेंट हो सकती है। 100 बढ़ाया तो एक इवेंट हो सकती है। तो देयर में भी इनफाइनाइट इवेंट्स। लेकिन काम की इवेंट्स कौन सी हो सकती हैं? मैं मॉल में गया, एक नया सा जो है ट्रांसपेरेंट शीशा लगा हुआ था, दिखाई नहीं दिया, झटका लगा, तो क्या हुआ, एक मेरे काम की मेरी मेमोरेबल इवेंट आ गई। एक्सीडेंट हो गया, इवेंट आ गई। तो जो मेरे पास इवेंट मुझे याद रखनी है, जो मेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, वो मेरे काम की इवेंट्स हैं। बाकी सब इवेंट्स को मैं डिस्कार्ड कर सकता हूँ। एग्री? कोई डाउट है? तो हम बात कर रहे हैं इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग की। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने अपने कंप्यूटर में मैंने कोई विंडो ओपन की हुई है, मैंने कैलकुलेटर ओपन किया और मैंने अपने कीबोर्ड से, अपने माउस से डबल क्लिक किया तो कोई ना कोई एक्शन होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने कैलकुलेटर ओपन किया और कैलकुलेटर के ऊपर मैंने यहाँ पे अपने माउस को यहाँ पे रख दिया और डबल क्लिक कर दिया, ठीक है। एक बार क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ या कुछ हो गया मान लेते हैं,
दोबारा क्लिक किया, फिर किया, 3 बार 4 बार, कुछ नहीं हो रहा। तो जो मेरे इवेंट्स काम की हैं, कहाँ पे इवेंट्स आ रही हैं मेरी रूट विंडो के ऊपर, मेरी स्क्रीन के ऊपर कहाँ पे इवेंट आ रही है, ये सारी चीजें हमारे लिए मैटर करेंगी, उसके अकॉर्डिंग हमें सारी प्रोग्रामिंग करनी है, राइट। तो इवेंट आएगी तो कोई एक्शन परफॉर्म करना है, इवेंट आएगी तो एक्शन परफॉर्म होगा, एक्शन परफॉर्म होगा तो हमें क्या बनाना होगा, हमें हैंडलर्स बनाने होंगे। तो इवेंट्स क्या है, एग्जांपल्स, लेफ्ट क्लिक और सिंगल क्लिक। अगर आप अपने माउस पॉइंटर पे सिंगल क्लिक करते हो तो वो भी लेफ्ट क्लिक ही होता है, राइट। तो लेफ्ट क्लिक या सिंगल क्लिक, ऐसे ही डबल क्लिक, ठीक है, ट्रिपल क्लिक, ऐसे मल्टीपल क्लिक्स हो सकते हैं, राइट क्लिक, राइट डबल क्लिक, राइट क्लिक को 2 बार प्रेस कर दो, ट्रिपल क्लिक, ऐसे आपके पास राइट क्लिक मल्टीपल हो सकते हैं। जो पुराने माउस आते थे उसमें 3 बटन्स होते थे, तो मिडिल बटन होता था तो मिडिल क्लिक हो सकता है माउस का। तो मैं कौन सी इवेंट्स की बात कर रहा हूं, पहले मैं माउस रिलेटेड इवेंट्स की बात कर रहा हूं, माउस रिलेटेड इवेंट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, माउस रिलेटेड इवेंट्स की बात कर रहा हूं। और फिर मैं किस इवेंट्स की बात करूंगा, कीबोर्ड रिलेटेड इवेंट्स की, एंड सो ऑन, ठीक है, कीबोर्ड रिलेटेड इवेंट्स की, ठीक है। इसके अंदर और इवेंट्स कुछ लिख लेते हैं, क्या हो सकता है, मिडिल क्लिक, मिडिल सिंगल क्लिक, मिडिल डबल क्लिक, और क्या हो सकता है, ठीक है, माउस ऑलरेडी क्लिक्ड एंड माउस मूव्ड, माउस को आपने मूव कर दिया, ठीक है, मूव कर दिया, उसमें मल्टीपल इवेंट्स लगती हैं, इट कैन हैव मल्टीपल इवेंट्स लाइक mouse is moved 1 pixel or 2 pixels or 3 pixels and so on, ठीक है। no button is pressed and mouse is moved can have again multiple events। समझ रहे हो आप लोग, जैसे मैंने अपने नोटपैड में क्या किया था, माउस को प्रेस किया हुआ था, माउस को प्रेस किया हुआ था और मैंने क्या किया, माउस को मूव कर दिया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मेरे पास अलग अलग इवेंट्स आ रही है, इवेंट्स आ रही है तभी ये आपकी लाइन ड्रॉ हो रही है, अगर इवेंट्स नहीं आएंगे तो लाइन ड्रॉ नहीं होगी। तो जब इवेंट आएगी तो हमें लाइन ड्रॉ करना है, तो ये क्या है हमारा, इवेंट के बेस पे एक हैंडलर है। तो कीबोर्ड इवेंट्स कौन सी हो सकती हैं, कीबोर्ड इवेंट हो सकती हैं एनी की प्रेस्ड कैन बी 1 इवेंट, ठीक है, और की प्रेस्ड 1 टाइम, 2 टाइम्स, की प्रेस्ड 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो ये सब आपके पास क्या हो सकती हैं, ये सब आपके पास इवेंट्स हो सकती हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कीज। तो कितनी इवेंट्स हो जाएंगी, डिफरेंट कीज प्रेस्ड इन अ सीक्वेंस। आर यू गेटिंग दिस? तो आपके पास कीबोर्ड पे कितने कैरेक्टर्स हैं, 100+ कैरेक्टर्स अवेलेबल है, 100+ कैरेक्टर्स अवेलेबल है। तो आपके पास मिलियंस और बिलियंस ऑफ इवेंट्स हो सकती हैं। पहले ए और बी प्रेस हुआ, एक इवेंट है, ए और सी प्रेस हुआ, एक इवेंट है, ए बी सी प्रेस हुआ, एक इवेंट है, ए बी सी डी प्रेस हुआ, एक इवेंट है, फिर ए डी सी ई प्रेस हुआ, एक इवेंट है। जैसे आपके पास बिलियंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, जिन्हें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे, सब इवेंट्स आपके पास पॉसिबल है। डन है, ठीक है। तो हमारे पास इवेंट्स हैं। सॉरी सर, आई एम लीविंग नाउ, नीड टू लीव फॉर ऑफिस वर्क। श्योर, ऑल द बेस्ट, विल सी वीडियो फॉर रिमेनिंग, थैंक यू। इवेंट समझ में आ गई आप लोग को? अब इवेंट आएगी तो हमें क्या करना है, एक्शन परफॉर्म करना है। कि मैंने 3 प्रेस किया कैलकुलेटर पे, तो स्क्रीन पे मेरे माउस में मैंने कैलकुलेटर ओपन किया, कैलकुलेटर ओपन किया, और कैलकुलेटर ओपन करने के बाद ये क्या बनाए, सारे मैंने बटन्स बनाए हैं। ये सब मैंने बटन्स बनाए हैं। बटन पे अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ 4 वाले बटन पे, तो मेरे पास स्क्रीन पे 4 डिस्प्ले होना चाहिए। और कहाँ पे होना चाहिए, इस लोकेशन पे होना चाहिए। अगर मैं प्लस प्रेस कर रहा हूँ तो 4 के ऊपर 4 दोबारा से आना चाहिए और प्लस आ जाना चाहिए। फिर मैं 5 प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे 5 आ जाना चाहिए। फिर मैं इक्वल टू प्रेस कर रहा हूँ तो 4 और 5 का सम हो जाना चाहिए।
तो अलग अलग इवेंट्स के ऊपर मुझे अलग अलग एक्शंस परफॉर्म करने हैं, अलग अलग हैंडलर्स को कॉल करना है। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई इवेंट आती है उसके लिए बैकग्राउंड में फंक्शंस बना के रख देते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम इवेंट हैंडलर्स बोलते हैं। इनको हम इवेंट हैंडलर्स भी बोलते हैं, कॉल बैक भी बोलते हैं, कॉल बैक फंक्शंस भी बोलते हैं, इनको हम सब रूटीन्स भी बोलते हैं, और कुछ और नाम भी है इसके, ठीक है। तो इवेंट हैंडलर्स, एक्सीडेंट हुआ, कहाँ गए, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल क्या है, इवेंट हैंडलर है, जो उस पर्टिकुलर एक्सीडेंट वाली इवेंट को हैंडल करने के लिए क्या बना है, हॉस्पिटल बना है, तो वो इवेंट को हैंडल कर रहा है। तो इवेंट हैंडलर्स आर functions which are called once an event occurs or an event is fired। जब कोई इवेंट फायर होगी, इवेंट अगर करने को हम इवेंट फायर करना बोलते हैं, फायर होना बोलते हैं। जब कोई इवेंट फायर होगी तो हमारे पास क्या होगा, वो पर्टिकुलर फंक्शन कॉल हो जाएगा। मीन्स अगर हमने कंप्यूटर में कैलकुलेटर में 2 प्रेस किया तो अलग फंक्शन कॉल होगा, शायद 3 प्रेस किया तो अलग होगा, 5 प्रेस किया तो अलग होगा, या 2 3 5 अगर इन सब में से नीचे वाले जो आपके पास 12 बटन हैं, इनमें से कोई भी बटन प्रेस होगा तो एक कॉमन फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो इसके लिए हमें अलग अलग हैंडलर्स बनाने होंगे, और जब भी इवेंट फायर होगी हमें क्या करना है, हमें अपने प्रोग्राम में हैंडलर्स को कॉल करना है। इसके लिए प्रोविजंस हमें GUI प्रोग्रामिंग के अंदर बना के दिए गए। तो अभी तक हमने कंसोल प्रोग्रामिंग में काम किया था। तो कंसोल प्रोग्रामिंग में 2 लेयर्स बनाई थी, प्रेजेंटेशन लेयर और बिजनेस लॉजिक लेयर। सारा कोड कहाँ पे था, BLL में था। प्रेजेंटेशन लेयर का काम केवल यूजर इंटरेक्शन था, लेकिन अब हमारा यूजर इंटरेक्शन ही बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। पहले हमारा काम सिंपल था, इनपुट लेना इनपुट फंक्शन से और प्रिंट फंक्शन से प्रिंट कर देना। लेकिन अब इनपुट लेने के लिए मल्टीपल विजिट्स हैं, प्रिंट करने के लिए मल्टीपल विजिट्स हैं, और आपके पास मल्टीपल इवेंट्स हैं उन सारे विजिट्स के साथ जो एसोसिएटेड है। डन है, राइट। तो प्रेजेंटेशन लेयर बनाना हमें सीखना है, इवेंट हैंडलिंग हमें सीखनी है। इवेंट हैंडलिंग कैसे काम करेगी इसको थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बटन की मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट कौन सी होती है, यस, इवेंट इज क्लिक, दैट इज लेफ्ट क्लिक। तो क्लिक होगा या लेफ्ट क्लिक होगा, सेम एक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो बटन की जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होती है वो लेफ्ट क्लिक इवेंट होती है। बटन पे राइट क्लिक हो सकता है, सब कोई मेन्यू ओपन होता है, और चीजें हो सकती हैं, जरूरी नहीं है हर बटन में हो, लेकिन लेफ्ट क्लिक इवेंट अगर बटन बना है तो उसमें क्लिक इवेंट तो साथ में जरूर मैनेज की गई होगी, ठीक है। तो विजिट के साथ आपके पास मल्टीपल इवेंट्स हो सकती हैं। आपके प्रोग्राम में आपके काम की कौन सी इवेंट्स हैं उनके लिए आप क्या बनाओगे, इवेंट हैंडलर्स बनाओगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इवेंट को एक आधा प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। दैट इज import tk enter as tk root window, root equals to tk dot tk root dot main loop root dot geometry 400x 500 btn equals to button tk dot button ब्रैकेट में root कॉमा text equals to सबमिट कॉमा फॉन्ट इक्वल्स टू 1। बटन हमने बना दिया। कहां पे रख दिया बटन को, बटन डॉट पैक, पैक ज्योमेट्री में बाय डिफॉल्ट टॉप में जाके बटन सेट हो जाएगा स्क्रीन की टॉप में, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इस बटन के साथ हैंडलर्स को मैनेज करना है। कौन सी इवेंट को हैंडल करना है, लेफ्ट क्लिक वाली इवेंट को। तो बटन की जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है अगर उसको हैंडल करना है तो सिंपल तरीका है, आप ब्रैकेट में क्या दे दो, ठीक है, फॉन्ट कॉमा फॉन्ट कॉमा
हाँ जी, आर यू देयर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आर यू देयर? राइट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉन्ट इक्वल्स टू 1 कॉमा कमांड इक्वल्स टू एक फंक्शन का एड्रेस पास करना है। फंक्शन का एड्रेस यानी कि फंक्शन का नेम विदाउट ब्रैकेट, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये डेलीगेशन मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो आपने फंक्शन को बिना उसके एड्रेस, बिना उसकी वैल्यूज के, बिना फंक्शन कॉल किए आपने फंक्शन का नेम मेंशन कर दिया, तो क्या आ गया, आपने उसके एड्रेस को यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो कमांड इक्वल्स टू func1 और डेफ func1 ब्रैकेट में प्रिंट आई एम प्रेस्ड, ठीक है। तो ये सबसे, जब आप बटन बनाते हो, बनाते टाइम अगर आप कमांड में एक फंक्शन का एड्रेस दे देते हो तो क्या होगा आपके प्रोग्राम में, कमांड में अगर आपने एक फंक्शन का एड्रेस दे दिया तो क्या होगा, कमांड इक्वल्स टू आपने दिया func1, तो क्या होगा, आपने अपने प्रोग्राम के लेफ्ट क्लिक इवेंट को मैनेज कर लिया, बटन की लेफ्ट क्लिक इवेंट को मैनेज कर लिया। अब जब भी आपके प्रोग्राम में लेफ्ट क्लिक इवेंट आएगी बटन के ऊपर, यानी कि क्लिक इवेंट आएगी, तो हर बार आपका ये जो हैंडलर है ये कॉल हो जाएगा। इसका क्या नाम है, func1 है। ये क्या चीज है, ये लेफ्ट क्लिक इवेंट हैंडलर है। तो लेफ्ट क्लिक वाले इवेंट को मैनेज करना है, सिंपल तरीका है, क्या कर दो, कमांड इक्वल्स टू फंक्शन का नाम दे दो, खाली कॉल मत करो फंक्शन को। कॉल कब होगा, जब इवेंट आएगी तब कॉल होगा, ठीक है। तो अब आपने प्रोग्राम को रन किया और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, अपने प्रोग्राम में सबमिट बटन पे प्रेस कर दिया, प्रेस किया, क्या आ गया, आपका हैंडलर कॉल हुआ और लिखा हुआ आ गया आई एम प्रेस्ड, प्रिंट फंक्शन कॉल हो गया। लेकिन जो प्रिंट और इनपुट फंक्शन है किस प्रोग्रामिंग में आते हैं, कंसोल में आते हैं। तो GUI में हम लोग प्रिंट और इनपुट यूज नहीं करते, अभी खाली बताने के लिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। दोबारा आपने क्लिक किया तो फिर आई एम प्रेस्ड, फिर आपने क्लिक किया तो फिर आई एम प्रेस्ड। तो दिस इज कॉल्ड एन इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग। इवेंट फायर होगी, हैंडलर कॉल हो जाएगा। तो अभी हमने इसके अंदर केवल इस बटन में एक ही इवेंट को मैनेज किया है। अगर मैं इस बटन पे आके राइट क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, ट्रिपल क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे केवल एक इवेंट मैनेज हो रही है, लेफ्ट क्लिक इवेंट, बाकी कोई इवेंट मेरी मैनेज नहीं हो रही इस बटन के साथ। मैं चाहता हूँ लेफ्ट क्लिक प्रेस हो तो आपके बटन का कलर चेंज हो जाए, राइट क्लिक हो तो दूसरा कलर हो जाए, लेफ्ट क्लिक करो तो बटन डिस्ट्रॉय हो जाए। ऐसे आप मल्टीपल ऑपरेशंस कहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, हैंडलर के अंदर परफॉर्म कर सकते हो। तो जब भी इवेंट आएगी, आपका ये जो कमांड है किसको हैंडल करेगा, केवल और केवल लेफ्ट क्लिक को करेगा, बाकी इवेंट्स को हैंडल करने का सिंटेक्स अलग है। बटन के अंदर लेफ्ट क्लिक इवेंट या क्लिक इवेंट को हैंडल करने का सिंटेक्स क्या है, जनरली आप क्या करते हो, कोई फॉर्म बनाते हो, ठीक है, आपने कोई इंक्वायरी फॉर्म सेटपा की वेबसाइट पे बना है, आपने कोई गूगल में जाके नया रजिस्ट्रेशन किया, तो जनरली आपको क्या मिलता है, लास्ट में सबमिट बटन मिलता है। तो सबमिट बटन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होती है, क्लिक इवेंट। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो, सारा डेटा आपका कैप्चर होता है और बैकग्राउंड में डेटाबेस में सेव हो जाता है। तो क्लिक इवेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर बटन्स। तो हमारे पास अगर आपको विजिट में बटन में क्लिक इवेंट को हैंडल करना है तो कमांड इक्वल्स टू एक फंक्शन का एड्रेस देना है। तो अब क्या किया आपने, कमांड इक्वल्स टू फंक्शन का एड्रेस देने पे अब आपकी प्रोग्रामिंग, पहली जो प्रोग्रामिंग थी वो सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग थी। आपने प्रोग्राम रन किया, पहली लाइन रन हुई, दूसरी रन हुई, फंक्शन कॉल हुआ तो प्रोग्राम फंक्शन के अंदर चला गया। अगर आपके प्रोग्राम में फंक्शन कॉल आ गया तो आपका प्रोग्राम फंक्शन के अंदर जाएगा ही जाएगा। लेकिन अब जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कौन सी प्रोग्रामिंग है, इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग है। अब ये फंक्शन तब तक कॉल नहीं होगा जब तक आपके पास इवेंट नहीं आएगा। जैसे ही इवेंट आएगा आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा और जितनी बार इवेंट आएगा उतनी बार फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो प्रोग्राम में कहीं आप मैनुअली फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हो, अब आप इवेंट फायर होने पे ही फंक्शन को कॉल कर रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड एन इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग। कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई डाउट है? जल्दी से बताओ चैट विंडो में। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले रूट विंडो बनानी है, रूट विंडो की ज्योमेट्री देनी है, बटन बनाना है, बटन की ज्योमेट्री देनी है कि बटन को कहाँ पे स्क्रीन पे रखना है, मेन लूप लगाना है, और आपको अगर इवेंट हैंडल करनी है बटन की, लेफ्ट क्लिक इवेंट को हैंडल करना है,
तो बटन बनाते टाइम ब्रैकेट में कमांड इक्वल्स टू एक फंक्शन का एड्रेस दे देना है। जैसे ही आप वो फंक्शन का एड्रेस दोगे, अब आपके प्रोग्राम में लेफ्ट क्लिक इवेंट फायर होगी, तो ये हैंडलर आपका ऑटोमेटिकली कॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। डन है? क्लासरूम स्टूडेंट्स को डाउट है? राइट, ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल, और हम अपनी टीम के इंटर प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू करते हैं। पूरा नहीं हुआ बेटा, स्टार्ट हुआ है। कल आपका जब तक देखो, मतलब ऑलमोस्ट ये गारंटी है कि अगर आप कहीं पे भी किसी दूसरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करके नहीं दिखाया जाएगा। तो मेरा कॉन्सेप्ट तब तक पूरा नहीं होता जब तक आप उस कॉन्सेप्ट को सीएमएस में इंप्लीमेंट नहीं कर लोगे। क्योंकि अगर आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी आ भी गई, आपको फाइल हैंडलिंग आ भी गई, अगर आपने उस फाइल हैंडलिंग को सीएमएस में इंप्लीमेंट नहीं किया तो आपकी स्टडी अभी अधूरी है, आप उसको प्रोजेक्ट में लेके नहीं जा पाओगे। एक बार आपने सीएमएस में इंप्लीमेंट कर लिया तो देयर आर मोर देन 50% चांसेस कि इंडस्ट्री में जब आपको प्रोजेक्ट मिलेगा तब आप उस प्रोजेक्ट में भी अपनी नॉलेज को यूज कर पाओगे। राइट, ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं, कल हम लोग GUI प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू करेंगे।